दोस्तों, सोचो अगर अचानक तुम्हारा पड़ोसी इंसान से आग का राक्षस बन जाए और पूरा मोहल्ला जलाने लगे। ऐसी ही धमाकेदार दुनिया में रहता है हमारा हीरो शिनरा। उसके कदमों से निकलती है आग, इसलिए लोग उसे डेविल्स फुटप्रिंट कहते हैं और उसकी डेविल वाली मुस्कान की वजह से लोग उसे हमेशा गलत समझ लेते हैं। मगर दिल से वो सिर्फ एक ही सपना देखता है, हीरो बनने का। और जब आग से पैदा हुए राक्षस शहर को तबाह करने लगते हैं, तब आता है शिनरा अपनी डेविल वाली मुस्कान और हीरो वाली ताकत के साथ। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। तो सीन शुरू होता है एक बर्निंग ट्रेन के साथ, और जैसे ही ट्रेन आती है उसमें से एक जलता हुआ कंकाल बाहर निकलता है और हमें दिखता है हमारा हीरो शिनरा, जो खुद को साबित करने के लिए बेचैन है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे, एक प्रोफेशनल फायर फाइटिंग टीम पहुंच जाती है। वो अपनी स्पेशल इक्विपमेंट और जबरदस्त स्किल्स से उस दानव को काबू कर लेते हैं जिसे इन्फर्नल कहा जाता है। जैसे ही काम खत्म होता है, शिनरा नोटिस करता है कि एक लैंप गिरने वाला है। वो तुरंत अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करता है और फायर फाइटिंग टीम की सिस्टर को बचा लेता है। इसके बाद वो खुद को डिवीजन 8 का नया मेंबर बताता है। शिनरा को फिर उस टीम के बेस पर ले जाया गया, जो कोई ऑफिशियल फैसिलिटी नहीं बल्कि एक चर्च थी। वहां वो कैप्टन ओबाई और चश्मे वाले लेफ्टिनेंट हिनावा से मिला। जब ओबाई ने शिनरा से पूछा कि वो अपनी फोटो में क्यों मुस्कुरा रहा था, तो शिनरा ने बताया कि उसे एक कंडीशन है। जब वो नर्वस होता है तो उसकी फेशियल मसल्स स्टिफ हो जाती हैं, जिससे वो अनकंट्रोल्ड तरीके से मुस्कुराने लगता है। ओबाई को पहले तो शक हुआ, पर पास जाकर देखा तो समझ गया कि शिनरा को इस कंडीशन की वजह से कितना गलत समझा गया होगा। जब उसे पूछा गया कि उसने फायर फाइटर बनना क्यों चुना, तो शिनरा ने कहा कि वो हीरो बनना चाहता है। पर हिनावा को पता था कि शिनरा को बचपन की एक घटना से जुड़े होने के कारण डेविल कहा जाता था। फिर शिनरा को 2 फीमेल मेंबर्स, सिस्टर आइरिस और माकी से मिलवाया गया। सिस्टर आइरिस ने उसे अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू बोला, लेकिन शिनरा के लिए ये तो एक हीरो का मामूली काम था। माकी, जो थोड़ी चुलबुली थी, सिस्टर आइरिस को छेड़ने लगी। माकी ने शिनरा की एबिलिटीज के हिसाब से उसकी पैंट्स को भी मॉडिफाई किया था। लड़कियों के पास होने से शिनरा नर्वस हो रहा था और ओबाई ने उसे प्यार मोहब्बत वाली बातें बोलकर तंग किया। हिनावा को गुस्सा आया और उसने फाइल फोल्डर को एक मेटल बॉक्स में फेंकते हुए कहा, दोनों सीरियस हो जाओ। फिर ओबाई ने उस भयानक घटना के बारे में बताया। इंसान अचानक से जलकर इन्फर्नल में बदल रहे थे और कोई नहीं जानता था कि क्यों। बस इतना पता था कि इन्फर्नल का एक ही मकसद होता है, सब कुछ जला देना। उनका मिशन था इन्फर्नल को शांति दिलाना, उनकी आत्माओं को बचाना और उनके अस्तित्व के पीछे का कारण खोजना। उस रात शिनरा अपनी माँ और छोटे भाई के बारे में सोच रहा था, जो दोनों एक आग से जुड़ी घटना में मर गए थे। उसके रिश्तेदारों ने उसे अपनाने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उसकी शक्तियों की वजह से उनकी मौत हुई थी। उसकी स्माइल को भी उन्होंने गलत समझा और सोचा कि वो उनकी मौत पर मुस्कुरा रहा था। अचानक एक अलार्म बजा और शिनरा को तुरंत आग बुझाने के लिए बुलाया गया। रास्ते में हमें उनकी टीम की पावर स्ट्रक्चर के बारे में पता चला। हिनावा और माकी 2nd जनरेशन पायरोकिनेटिक्स थे, जबकि शिनरा 3rd जनरेशन पायरोकिनेटिक था। टीम एक टेस्ला ट्रक में घटनास्थल पर पहुंची। पीड़ित के पति ने सिस्टर आइरिस से अपनी पत्नी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने की गुहार लगा रहा था। फिर टीम अंदर गई और शिनरा आग का सामना करते ही अपने अतीत की आग के फ्लैशबैक देखे। उस पर दबाव बढ़ गया और जब माकी ने लपटों को हटाया तो वो दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। उसे याद आया कि उसकी मां ने उसे भागने के लिए कहा था और कैसे वो आग के बाद अकेला बचा था। समाज द्वारा तिरस्कृत और त्रासदी के लिए दोषी ठहराया गया था। हालांकि तब भी उसे आग में किसी की मौजूदगी महसूस हुई थी, जिसके बारे में उसे विश्वास था कि उसकी मां और भाई की मौत का असली कारण वही था। उसने कसम खाई कि वो उसे ढूंढ कर रहेगा और बदला लेगा। फिर हिनावा ने उसे जगाया और उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। इन्फर्नल का सामना करते हुए शिनरा ने पाया कि वो बहुत तेज था, जिसे धीमा करने और उसके लिए एक रास्ता बनाने के लिए पूरी टीम को मिलकर काम करना पड़ा। एक बार जब उसने अपना इरादा पक्का कर लिया तो उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके छलांग लगाई और इन्फर्नल को एक जबरदस्त किक मारकर शांत कर दिया। पीड़ित के पति ने उसे शुक्रिया कहा और देखने वाले भी उसकी तारीफ कर रहे थे। ये था उसका एक सच्चा हीरो बनने की तरफ पहला कदम। अगले दिन डिवीजन 8 ने एक नए रिक्रूट का स्वागत किया। ओबाई ने शिनरा को बताया कि वो और नया बंदा आने वाली नई फायर सोल्जर प्रतियोगिता में भाग लेंगे। असल में ये उनके बीच शक्ति का एक टेस्ट था। उनके साथ ओबाई उन्हें चीयर करने के लिए वहां होगा। जैसे ही शिनरा बाहर निकला, वो नए रिक्रूट से टकरा गया, जो कोई और नहीं बल्कि उसके ट्रेनिंग के दिनों का सबसे बड़ा दुश्मन था। दोनों तुरंत लड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बाहर मामला सुलझाने का फैसला किया। इस बीच माकी सिस्टर आइरिस को कुछ करतब दिखा रही थी। वो आग के जिन बना सकती थी, लेकिन शिनरा के विपरीत, जो आग पैदा और कंट्रोल कर सकता था, माकी को पहले आग जलानी पड़ती थी, फिर वो उसे कंट्रोल कर पाती थी। उसी समय दोनों बंदे एक दूसरे पर टूट पड़े
दूसरे बंदे ने खुद को आर्थर के रूप में इंट्रोड्यूस किया, जिसके हाथ में एक तलवार का हैंडल था, जिसकी ब्लेड उसकी शक्तियों से निकली आग से बनी थी। ये दोनों साथ पड़े थे, पर एक दूसरे से नफरत करते थे, क्योंकि शिनरा को आर्थर का नाइट किंग का खुद का दावा बस एक जंगली वहम लगता था। आर्थर कूल और कंपोज्ड दिखने की कोशिश करता था, पर असल में वो बस एक सिर फिरा था। फिर भी शिनरा को चिढ़ थी कि ऐसा बेवकूफ लड़का पॉपुलर कैसे हो सकता है। ये शोर सुनकर हिनावा आ गया और उसके सामने कोई भी बवाल करने की हिम्मत नहीं करता था। उसने माकी की फायर स्पिरिट को तुरंत बुझा दिया, क्योंकि फायर सोल्जर्स को आग से खेलना नहीं चाहिए। आर्थर ने हिनावा के प्रति थोड़ी बदतमीजी दिखाई और सबको लगा कि वो अब गया काम से, पर हैरानी की बात है कि हिनावा ने उसे छोड़ दिया। वो दोनों की एबिलिटीज टेस्ट करना चाहता था, इसलिए उसने माकी को उनका ओपोनेंट बनाया और कहा कि पूरा जोर लगा दो, क्योंकि वो एक सोल्जर है और खुद को संभाल सकती है। शिनरा ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपनी ही लपटों को माकी से मैनिपुलेट करवा बैठा, जिसने फिर उसे बिल्डिंग से बाहर पंच मार दिया। वो मुश्किल से अपना बैलेंस बना पाया और सेफली लैंड हुआ। आर्थर को लगा कि वो इतनी आसानी से नहीं गिरेगा, तो उसने अपनी प्लाज्मा ब्लेड निकाली, जिसे माकी आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आग थी। पर उसने जल्दी ही उसकी फाइटिंग टेक्निक्स को समझ लिया और उसे घुटनों पर ला दिया, इससे पहले कि एक जोरदार किक उसके चेहरे पर पड़े। आर्थर ने उसे गोरिल्ला कहा, और जब शिनरा पास आया तो उसने भी देखा कि उसका चेहरा बंदर जैसा लग रहा था, जिससे वो इतनी भड़क गई कि उसने अपनी एबिलिटीज का एडवांस लेवल पर यूज करके दोनों को धुन दिया। उसने उनकी सारी लपटों को फायर स्पिरिट्स में बदल दिया और उन्हें एक बड़े फायर स्पिरिट में मिला दिया, जिससे दोनों को सरेंडर करना पड़ा। पर चाहे फायर स्पिरिट कितना भी बड़ा या छोटा हो, हिनावा उसे हमेशा बुझा सकता था। उसके बाद कैप्टन ओबाई उन्हें खाने के लिए बाहर ले गया। वापस आते हुए शिनरा सोच रहा था कि क्या ओबाई कभी गुस्सा भी होता है, ये देखकर कि वो आर्थर के साथ कितनी जल्दी फ्रेंडली हो गया था। बाद में शिनरा को कुछ इक्विपमेंट टेस्ट करने के लिए ले जाया गया। जबकि आर्थर अपनी तलवार पर कॉन्फिडेंट था, उसे किसी की जरूरत नहीं थी। ओबाई ने जल्द ही एक इंजीनियर को भर्ती करने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि इक्विपमेंट को मेंटेन करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। वो हर बार बाहर जाते समय 30 किलो से ज्यादा गियर ढोता था। अचानक फिर से एक अलार्म बजा और पूरी स्क्वाड को भेजा गया। क्योंकि मिशन एक रेजिडेंशियल एरिया में था, ओबाई ने शिनरा को एक कुल्हाड़ी सौंपी और उसे अपनी एबिलिटीज का उपयोग सीमित करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि नागरिक उनके हथियारों को न देखें। पहुंचने पर उन्होंने एक लड़की को पाया जो पीड़ित की बेटी लग रही थी। उसकी मां 2 साल पहले मर चुकी थी और अब उसके पिता एक इन्फर्नल बन गए थे। दोनों रिक्रूट्स ने अपने हथियार निकाले, लेकिन ओबाई ने उन्हें तुरंत दोनों एक तरफ खींच लिया। उसने उन्हें समझाया कि बाहर से देखने पर उनका काम भले ही इन्फर्नल की आत्मा को मोक्ष देना लगे, लेकिन हकीकत में यह किसी इंसान की जान लेने जैसा ही है। इसलिए उन्हें पीड़ितों के परिवारों को अपने हथियार दिखाने से बचना चाहिए, ताकि वे उनकी भूमिका को गलत न समझें और फायर सोल्जर्स में विश्वास न खो दें। अचानक एक बंदा आता है जिसके बस पैर ही दिख रहे हैं। वो कोई पाउडर फेंकता है और आग की लपटें और तेज हो जाती हैं। आग का एक चेहरा बन गया लग रहा था, जो ओबाई और दोनों रिक्रूट्स को घूर रहा था। पूरी स्क्वाड अंदर भागी, लेकिन इन्फर्नल को स्थिर बैठे हुए पाया, जो चेतना के लक्षण दिखा रहा था। इसके बावजूद उन्हें उसे उसके कष्टों से मुक्त करना पड़ा। आर्थर ने जिम्मेदारी ली और इन्फर्नल को मुक्ति दी। हालांकि घर एक बार फिर रहस्यमयी पाउडर से प्रभावित हुआ, जिससे उसका गिरना तेज हो गया। ओबाई मलबे से टकरा गया, यह महसूस करते हुए कि इसके पीछे एक तीसरा पक्ष था, और उसने उन्हें पीड़ित के प्रियजनों की यादों से भरी जगह को नष्ट करने के लिए कभी माफ न करने की कसम खाई। मिशन के बाद स्क्वाड लौट आई और ओबाई ने जीवित बेटी को उसके परिवार की बची हुई तस्वीरें सौंप दी। उस रात दोनों रिक्रूट्स अपनी बंक्स पर लेटे इस जॉब के असली मायने डिस्कस कर रहे थे। बाहर से देखने पर यह काम आसान लगता था, लेकिन जब खुद झेलते हो तब समझ आता है कि कितनी भारी जिम्मेदारी है। इसी बीच हमें पहली बार उस मिस्ट्री पाउडर वाले बंदे का चेहरा दिखता है। वो अपने आदमी को ऑर्डर देता है, डिवीजन 8 की पूरी जानकारी जुटाओ। यहीं पर यह भी खुलासा होता है कि ओबाई को पहले 2 मेडल ऑफ ऑनर मिले थे, लेकिन बाद में वो छीन लिए गए, क्योंकि उसने मिशन से ज्यादा इंसानों की जान बचाने को प्रायोरिटी दी थी। अगले दिन शिनरा और आर्थर पहुंचते हैं रूकी फायर फाइटर कॉम्पिटिशन में। वहीं शिनरा की मुलाकात होती है एक लड़की से, तमाकी। वो भी 3rd जनरेशन पायरोकिनेटिक थी, लेकिन थोड़ी सी सिरफिरी लग रही थी। उधर माकी ने फायर फोर्स हेडक्वार्टर्स के 3 मैस्कॉट्स को पहचाना। शिनरा को उनमें से एक कुछ ज्यादा ही ह्यूमन लाइक लगा। माकी ने एक्सप्लेन किया, अरे ये तो ह्यूमन फेस्ड डॉग है। शिनरा तो सोच रहा था, भाई इसमें क्यूटनेस कहां है, लेकिन उसी वक्त विलन का साथी भी वहां मौजूद था, सिर्फ शिनरा को ऑब्जर्व करने के लिए। अचानक शिनरा की नजर उस कैप्टन पर पड़ती है जिसने सालों पहले उसे आग से बचाया था। वो तुरंत भागकर पूछने जाता है, लेकिन कैप्टन पलटकर चला जाता है। शिनरा पीछा करता है, पर तभी टमाकी रास्ता रोक देती है,
क्योंकि वो आदमी उसका कैप्टन था। उसकी यूनिफॉर्म की वजह से शिनरा बार बार ऑकवर्ड जगहों पर एक्सीडेंटली टच कर देता है और सीन पूरा क्रिंज कॉमेडी वाला बन जाता है। बाद में शिनरा को फिर वही कैप्टन मिलता है, लेकिन वो साफ बोलता है, इतनी आग लगती है हर साल, तुझे याद रखना पॉसिबल नहीं। शिनरा को तुरंत समझ आता है, नहीं भाई, ये कुछ छुपा रहा है। अब शुरू होती है रुकी कंपटीशन। पार्टिसिपेंट्स को एक बिल्डिंग में घुसकर अंदर मौजूद इन्फर्नल तक पहुंचना था, जहां बाकी सब दौड़कर अंदर गए। शिनरा सीधा ऊपर उड़ गया शॉर्टकट लेने। ये देखकर आर्थर और भी ट्रिगर हो गया, क्योंकि उसे हमेशा से शिनरा की अंडरहैंडेड टैक्टिक्स से चिढ़ रहती थी। अंदर शिनरा की मुलाकात विलेन से हो गई, जिसने टेस्ट इंचार्ज 2 फायर फाइटर्स को पहले ही नॉकआउट कर दिया था। आदमी को शिनरा की 12 साल पुरानी आग के बारे में पता था और वो उसे कुछ क्लूज देने को भी तैयार था। शिनरा ने हमला किया, पर आदमी ने सब डॉज कर दिया। फिर उसने वो अजीब पाउडर फैलाया, जिससे आग भड़क उठी और शिनरा को डिफेंसिव होना पड़ा। विलेन ने फिर शिनरा के हाथ पर वार किया, पर शिनरा को अभी भी मुस्कुराते देख उसने उसे एक हिंट दी। शिनरा का छोटा भाई अभी जिंदा है, क्योंकि तब उसके भाई की बॉडी कभी नहीं मिली थी। शिनरा को शक हुआ कि कैप्टन उसके भाई के बारे में कुछ छिपा रहा था। विलेन ने उसे एक डील ऑफर की कि वो हीरो बनने का रास्ता छोड़कर उसके साथ डेविल का रास्ता चुने। जाहिर है शिनरा ने मना कर दिया और ज्यादा सावधानी से हमला करने लगा, जिससे विलेन को उसे सीरियसली लेना पड़ा। इस बीच आर्थर और तमाकी भी वहां आ चुके थे, तो विलेन ने जल्दी भागने का फैसला किया। उन दोनों को लगा कि वो टेस्ट ऑर्गेनाइजर्स का हिस्सा था, और जब शिनरा ने समझाने की कोशिश की तो उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया और सोचा कि वो सारा क्रेडिट खुद लेना चाहता है। तीनों ने फिर साथ मिलकर लड़ाई लड़ी, पर विलेन ने ऐश पाउडर फैलाकर पलटवार किया। उसने फिर सारा पाउडर बिखेर दिया और शिनरा को एक आखिरी मौका दिया कि अगर वो चाहे तो अभी भी साइड बदल सकता है। फिर वो गायब हो गया। उसके बाद शिनरा ने आर्थर से छत में छेद करने को कहा, पर वो टुकड़ा नहीं गिरा, तो टमाकी को अपनी एबिलिटीज का यूज करके उसे उड़ाना पड़ा। तीनों ने फिर शिनरा को पकड़ा और भाग निकले, क्योंकि शिनरा सिर्फ 2 घायल लोगों को उठा सकता था। कैप्टन टमाकी को उठाने आ गया, जबकि आर्थर एक सेफ्टी नेट में फंस गया, पर फिर भी जमीन पर फ्लैट हो गया। कैप्टन ने टमाकी को बचाने के लिए शिनरा को थैंक यू बोला और फिर चला गया। उस रात शिनरा ने ओबाई से पूछा कि क्या फायर फोर्स कुछ छिपा रही है। ओबाई को सच बताना पड़ा। फायर फोर्स को 3 अलग अलग फैक्शंस कंट्रोल करते हैं। डिवीजन 1 ढाक गुनके आइचमिन और छत्रून 1 और 2 को 2 अलग अलग फोर्सेस कंट्रोल करती हैं, जबकि डिवीजन 4 पर एक मेजर इंडस्ट्रियल डिवीजन का प्रभाव है, वही कंपनी जो उन्हें फायर फाइटिंग इक्विपमेंट सप्लाई करती है। क्योंकि डिवीजन्स अक्सर एक दूसरे से जानकारी छिपाते हैं, इसलिए कम से कम एक ने इन्फर्नल की असली नेचर का पता लगा लिया होगा। ओबाई सब कुछ उजागर करना चाहता था और शिनरा उसकी मदद करना चाहता था। उम्मीद कर रहा था कि उसे अपने अतीत के बारे में सच्चाई पता चलेगी। कुछ दिनों बाद चर्च ने घोषणा की कि भारी बारिश आ रही है। डिवीजन 5 में एक फीमेल कैप्टन थी जो मेल मेंबर्स पर पैर रखना पसंद करती थी, और वे सब मैसोकिस्ट थे जिन्हें असल में यह पसंद था। जब उसे डिवीजन 8 के जुरिस्डिक्शन में एक मिशन के बारे में पता चला तो उसने इंटरफेयर करने का फैसला किया। इस बीच ओबाई ने देखा कि न्यूज में अभी तक विलेन के बारे में कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ है जिसने उन पर हमला किया था। शिनरा को याद आया कि आदमी ने खुद को जोकर कहा था, और ओबाई को एहसास हुआ कि कुछ डिविजन्स उसके बारे में जानकारी छिपा रहे थे। फिर हिनावा ने अपनी फाइंडिंग्स पेश की। जोकर का ऐश पाउडर इन्फर्नल के अवशेषों से बना था। ओबाई भड़क गया कि उन्होंने मृत शरीर का अपमान किया था। शिनरा और आर्थर को फिर पेपर वर्क करने के लिए फंसा दिया गया, जो बोरिंग था। अचानक उन्हें एक रेस्क्यू मिशन के लिए कॉल आया। एक कुत्ता पेड़ पर फंसा था। भले ही ये एक छोटा सा काम था, पर पेपर वर्क से तो अच्छा था, तो शिनरा ने जाने का फैसला किया, क्योंकि उसकी एबिलिटीज से यह आसान था। पर जब वो पहुंचा तो वो हैरान रह गया कि वो कुत्ता असल में ह्यूमन फेस्ड डॉग मैस्कॉट ममारू था। जब शिनरा ने उसे बचाया तो उसने सोचा कि ममारू वहां क्यों था, और पता चला कि कुछ गुंडों ने उसे पहले पेड़ पर फेंक दिया था। पहले एक ऐसा मामला आया था जहां एक फायर फाइटर ने मजे के लिए 4 लोगों को मार दिया था, तो लोगों का फायर फाइटर्स पर से भरोसा उठ गया था। उसी दिन उस आदमी पर मुकदमा चल रहा था। हालांकि जब कोर्ट ने उसे पागलपन के कारण निर्दोष करार दिया तो लोग भड़क गए। वह अचानक जल उठा और इन्फर्नल में बदल गया। उस जज को पकड़ लिया जिसने उसे आजाद किया था, क्योंकि उसे लगता था कि वही है जिसे न्याय देना चाहिए। डिवीजन 8 को एक नोटिफिकेशन भेजा गया और डिवीजन 4 भी हस्तक्षेप करने के लिए निकल पड़ी। हिनावा को नहीं पता था कि आर्थर और शिनरा कहां थे, और वह गुस्से में लग रहा था। वह एक वाहन में चढ़ा और शिनरा की ओर बढ़ा, उसे सूचित करते हुए कि वह और आर्थर दोनों तुरंत वापस आ जाएं, वरना वह उनके पैर तोड़ देगा ताकि वे फिर से भाग ना पाएं। दोनों युवा एक दूसरे को लेकर हिनावा की ओर उड़ रहे थे, जिसने उन्हें पहले कोर्ट हाउस पहुंचने और इन्फर्नल को काबू करने का आदेश दिया।
दोनों अंदर घुसे और इन्फर्नल के जबड़े पर लात मारकर उसे नीचे गिराए रखा जब तक कैप्टन ओबाई की टीम नहीं आ गई। हर कोई हैरान था कि एक इन्फर्नल अभी भी होश में था। वह आत्मसमर्पण करना चाहता था, यह सोचकर कि उसे बख्श दिया जाएगा, लेकिन हिनावा का ऐसे कूड़े को जिंदा छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। इन्फर्नल फिर भागने लगा, जिससे ओबाई को शिनरा को उसके पीछे भेजना पड़ा। ओबाई ने शिनरा को बिना किसी झक के उसे खत्म करने का आदेश दिया, क्योंकि उसे जिंदा छोड़ने से और लोग खतरे में पड़ते। उसने शिनरा से कहा कि वह इन्फर्नल की कोई बात न सुने, इसलिए शिनरा बस उसका पीछा करता रहा। पीछा उन्हें शहर के दिल में ले गया, जहां इन्फर्नल ने दावा किया कि उसकी हत्याएं उन जिंदगियों को संतुलित करने के लिए थीं, जिन्हें उसने एक फायर फाइटर के रूप में एक बार बचाया था। लेकिन शिनरा को परवाह नहीं थी और वह उसे पीटता रहा। उसने सिस्टर के प्रार्थना की पेशकश करने का इंतजार किए बिना इन्फर्नल को शांत करने का फैसला किया, लेकिन इन्फर्नल ने पहले प्रार्थना की गुहार लगाई। जैसे ही शिनरा बात मानने वाला था, इन्फर्नल ने उसे काटने की कोशिश की, इसलिए शिनरा ने अब और झिझक नहीं की और उसे तुरंत खत्म कर दिया। डिवीजन 5 की कैप्टन हिबाना अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ पहुंची और उसे बांध लिया। उसे जिंदा पकड़ने की योजना बना रही थी। उसने शिनरा को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और उसके आदमियों ने उसे दबाए रखा, लेकिन शिनरा ने विरोध किया क्योंकि वह घमंडी थी और लोगों की परवाह नहीं करती थी। ओबाई फिर पहुंचा और हिबाना ने तर्क दिया कि इस तरह एक इन्फर्नल को मारना एक बर्बादी थी। हालांकि क्योंकि यह क्षेत्र डिवीजन 8 के जुरिस्डिक्शन में था, उसे यहां कोई अधिकार नहीं था। फिर भी उसने इन्फर्नल को वापस ले जाने पर जोर दिया, ताकि इन्फर्नल के रहस्यों को उजागर करने के लिए अनुसंधान किया जा सके। ओबाई ने उसे इन्फर्नल ले जाने की इजाजत दे दी, पर शर्त रखी कि वो अपनी फाइंडिंग्स शेयर करेगी, और हिबाना मान गई। फिर डिवीजन 5 के 3rd जनरेशन टोरू ने ओबाई को पावरलेस कहकर बेइज्जत किया। इससे शिनरा और आर्थर भड़क गए और लड़ने को तैयार थे, पर माकी आ गई और टोरू को एक पंच जड़ दिया। डिवीजन 8 में सबको उसका यह तरीका पसंद आया। उसके बाद डिवीजन 5 निकल गई। बाद में सिस्टर आइरिस के अतीत के बारे में और खुलासा हुआ। वो कभी कैप्टन हिबाना के साथ उसी चर्च में रहती थी। जब वो खुद को शुद्ध कर रही थी, शिनरा वहीं से गुजरा। हालांकि उसने गलती से उसे देख लिया। उसने नोटिस किया कि वो परेशान लग रही थी, तो उसने सॉरी बोला और पूछा कि क्या कुछ गलत है, पर उसने कुछ नहीं कहा और बस उसे ट्रेनिंग जारी रखने को बोला। बाद में कैप्टन और वाइस कैप्टन ने सबको इकट्ठा किया, क्योंकि वो शिनरा और आर्थर को और मजबूत बनाना चाहते थे, सिर्फ जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरी डिवीजन से निपटने के लिए भी जो उन्हें टारगेट कर रही थी। पर कोई हिनावा की बात पर ध्यान नहीं दे रहा था, तो उसने एक बंदूक निकाली और शिनरा के पैर में गोली मार दी। शिनरा को दर्द हुआ, पर उसे लगा कि ये एयर गन थी, पर यह असली बंदूक थी। हिनावा ने बस फोर्स को कंट्रोल किया था ताकि दर्द हो, पर परमानेंट चोट न लगे। फिर भी उनके भविष्य के दुश्मन और भी सख्त होंगे, शायद 2nd और 3rd जनरेशंस के। हिनावा ने कसम खाई कि वो रुकीज को हेल से गुजारेगा। फिर आर्थर ने माकी के साथ ट्रेनिंग की, जबकि शिनरा कैप्टन हिबाना के बारे में और जानना चाहता था। कहा जाता था कि वो उसी मेजर इंडस्ट्रियल कंग्लोमरेट से आई थी और अपनी मौजूदा पोजीशन तक पहुंच गई थी। वो इन्फर्नल पर रिसर्च भी करती थी और गैर कानूनी तरीके से इंफॉर्मेशन बेचती थी। शिनरा और आर्थर दोनों डिवीजन 5 को गिराना चाहते थे ताकि उनकी इंटेल मिल सके, पर शिनरा मुख्य रूप से बदला लेने के लिए करना चाहता था। उस रात कैप्टन हिबाना इन्फर्नल को बार बार टॉर्चर कर रही थी। इस बीच शिनरा सोच रहा था कि सिस्टर आइरिस हिबाना से मिलने के बाद से अजीब क्यों बर्ताव कर रही थी। उसने आर्थर से इस बारे में पूछा, पर आर्थर को कोई अंदाजा नहीं था। अचानक माकी आ गई और रिपोर्ट किया कि सिस्टर आइरिस गायब हो गई है। वो हिबाना से मिलने डिवीजन 5 की फैसिलिटी में गई थी। उससे अपनी एक्सपेरिमेंट्स रोकने की गुहार लगा रही थी, क्योंकि वो डिवाइन लॉज का उल्लंघन कर रही थी। पर हिबाना को अब परवाह नहीं थी। उसने आइरिस के सामान जला दिए और घोषणा की कि भगवान नहीं होते, सिर्फ डेविल्स होते हैं, जैसे कि वो खुद। उसने आइरिस को एक अलग आउटफिट दिया और कहा कि वो यहीं रुकेगी, उसका इस्तेमाल डिवीजन 8 को लुभाने के लिए करेगी। शिनरा सबसे पहले वहां पहुंचा, बाहर हंगामा मचा दिया, जिससे डिवीजन 5 के सभी लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए। पर उसके तुरंत बाद बाकी डिवीजन 8 भी आ गई, सिवाय ओबाई के, जो इस मिशन में शामिल नहीं हुआ था। हिनावा और बाकी लोग बाहर का काम संभालेंगे, जबकि उसने शिनरा को अंदर जाकर सिस्टर आइरिस को ढूंढने का आदेश दिया। आर्थर ने क्लोज कॉम्बैट के लिए हमला किया, जबकि हिनावा ने कवरिंग फायर प्रदान किया, अपनी शॉट्स को सावधानी से एडजस्ट करते हुए, ताकि दर्द हो पर गंभीर चोट न लगे। इस बीच माकी ने पकड़े गए दुश्मनों से पूछताछ की, ताकि उन्हें रिसर्च फैसिलिटी का लोकेशन बताने के लिए मजबूर किया जा सके। इसी दौरान आर्थर गलती से डिवीजन 5 के एक की मेंबर से टकरा गया, जिसने इन्फर्नल को कंट्रोल कर लिया था और उसे आर्थर से लड़ने के लिए लाया था। हिनावा और माकी की तरफ टोरू ने गुब्बारों में गैस भरकर उन्हें फेंक दिया, जिससे विस्फोट हुए। दोनों एक क्रेट के पीछे छिप गए और हिनावा ने माकी से उनकी पोजीशन चेक करने को कहा।
एक बार जब उसने पिन पॉइंट कर लिया तो हिनावा ने कई गोलियां चलाईं, स्पार्क्स को हवा में मैनिपुलेट करके उन्हें टोरू की ओर रिडायरेक्ट किया। जैसे ही उन्होंने उससे निपटा, डिवीजन 5 के 3 एंजल्स दिखाई दिए। आर्थर इन्फर्नल के खिलाफ संघर्ष कर रहा था, जो एक इंजेक्शन की वजह से मजबूत हो गया था और उसकी लपटें बड़ी हो गई थीं। इस बीच हिबाना को पता चला कि उसके सभी अधीनस्थ लड़ाइयों में लगे हुए थे, पर ओबाई कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह चाहती थी कि इन्फर्नल के बारे में सच्चाई जानने वाली एकमात्र वही हो और किसी को हस्तक्षेप नहीं करने देगी। आर्थर इन्फर्नल से लगातार हिट्स ले रहा था और अजीब तरह से कमजोर महसूस कर रहा था, पर इन्फर्नल का मानना था कि यह केवल शक्ति में भारी अंतर का मामला था। हालांकि आर्थर को जल्द ही एहसास हुआ कि वह अपनी तलवार बाएं हाथ में पकड़े हुए था, जबकि वह दाएं हाथ से काम करता था। जिस क्षण उसने हाथ बदले, उसने इन्फर्नल को एक ही वार में खत्म कर दिया। डिवीजन 5 का अधिकारी जो देख रहा था, आर्थर की बेतुकी ताकत से हक्का बक्का रह गया। हिनावा और माकी ने भी 3 एंजल्स को हरा दिया। हिनावा को यकीन नहीं था कि डिवीजन 5 जैसे और कितने समूह थे, पर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सभी से निपटा लिया था। उसने शिनरा पर अराजकता छोड़ दी, जबकि वह रिसर्च डॉक्यूमेंट्स खोजने चला गया। शिनरा अब अंदर एक और ट्रियो से मिला और उन्हें एक ही चाल में हरा दिया, इससे पहले कि वह आगे बढ़े। आखिरकार वो हिबाना तक पहुंच गया और उसे फिर से चैलेंज किया। उसने शिनरा का मजाक उड़ाया, उसे इनसिग्निफिकेंट कहा, दावा किया कि वो उसे छू भी नहीं पाएगा। एक बार फिर उसने उसे ओवरवेलम कर दिया, उसे जमीन पर गिरा दिया। उसने खुलासा किया कि उसने शिनरा के शरीर का तापमान एडजस्ट कर दिया था ताकि बुखार का एहसास हो, जिससे वो विरोध करने के लिए बहुत कमजोर हो जाए। पर अब जब वो उसकी एबिलिटी को समझ गया था तो वो फिर से खड़ा हो गया, ये कहते हुए कि हिनावा की ट्रेनिंग इससे कहीं ज्यादा मुश्किल थी। हिबाना को बिना किसी विरोध के किसी को हराना बोरिंग लगा, इसलिए उसने सीरियसली लड़ने का फैसला किया। उसने शिनरा पर लपटें फेंकी, पर जब उसने हमला किया तो उसने फिर से अपनी हीट मैनिपुलेशन ट्रिक का इस्तेमाल किया। उसने मजाक उड़ाया कि वो अभी भी हीरो कहने के लिए बहुत नासमझ है। फिर उसने एक जलता हुआ चेरी ब्लॉसम पेड़ बनाया, जहां हर पंखुड़ी जो उसे छूती उसे जला देती। सिस्टर आइरिस ने उससे बात करने की कोशिश की, उसे भगवान से प्रार्थना करने का आग्रह किया, पर हिबाना ने मजाक उड़ाया कि उसने कभी भगवान पर विश्वास नहीं किया। उसे याद आया जब उनके चर्च में एक इन्फर्नल आया था, जिससे सिर्फ वो और आइरिस जिंदा बचे थे। उस पल से उसने अपना विश्वास छोड़ दिया, अपनी शक्तियों को दैवीय के बजाय राक्षसी मानने लगी। शिनरा एक बार फिर खड़ा हो गया, खुद को गिरने नहीं दिया। हिबाना ने उसे जलती हुई पंखुड़ियों में लपेट लिया, पर वो खड़ा रहा, उसे हराने के लिए दृढ़ था। उसने हीरो के विचार को बकवास बताया और उसे फिर से गिराने की कोशिश की, पर अब वो काम नहीं कर रहा था। शिनरा ने हमला किया और उसे पंच मारा, जिससे उसे अपने अतीत की एक याद आई, चर्च में। तब हिबाना ने अपनी एबिलिटीज को केमिकल कंपाउंड्स के साथ मिलाकर रंगीन लपटें बनाई थीं। वो चाहती थी कि आइरिस, जो छिपी हुई थी, बाहर आकर उन्हें देखे। सिस्टर आइरिस ने सबको अंदर आने को कहा था और हिबाना से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करने का आग्रह किया था, ये मानते हुए कि वे भगवान का उपहार थीं। उसने कभी हिबाना से फ्लेम फ्लावर्स फिर से दिखाने को कहा था, पर अपनी डरपोक नेचर पर काबू पाने के बाद ही फिर आग की आपदा आई। उस पल से हिबाना ने भगवान के कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया और अपनी शक्तियों को पूरी तरह से राक्षसी माना। बाद में उसने इन्फर्नल पर रिसर्च की और कॉन्ग्लोमरेट को जानकारी बेची, जिसने उसे कैप्टन के पद तक पहुंचाया। जैसे ही उसे होश आया, आइरिस उससे बात करती रही और शिनरा ने उसे बताया कि वो एक सच्चा हीरो बनेगा। अगर उसे कभी मदद की जरूरत पड़ी तो वो वहां होगा। हिबाना थोड़ी शर्मा गई और आखिरकार उसने अपना पुराना वादा पूरा किया, आइरिस को फायर फ्लावर्स दिखाए, क्योंकि अब वो डरपोक नहीं थी। तीनों फिर बाहर गए और देखा कि हिनावा ने कंपनी 5 का अच्छे से ख्याल रखा था। आइरिस ने दोनों पक्षों के बीच सुलह के लिए पार्टी रखने का सुझाव दिया और हिबाना मान गई। उसे नहीं पता था कि वो इतनी आसानी से क्यों मान गई, पर उसने माना कि उसे शिनरा थोड़ा पसंद आने लगा था। ओबे ने निकलने की तैयारी पूरी कर ली थी जब उसे खबर मिली कि उसके सबॉर्डिनेट्स ने पहले ही लड़ाई खत्म कर दी है। अगले दिन दोनों ब्रिगेड्स ने एक पार्टी रखी। उन्होंने पिछली रात के हमले को एक रियल कॉम्बैट एक्सरसाइज माना। डिवीजन 5 में सबको भारी पिटाई लगने के बाद डर था कि भविष्य में उन्हें रियल कॉम्बैट के बहाने और झेलना पड़ेगा, पर शिनरा ने असल में हिबाना का दिल जीत लिया था और उसने उसे खिलाया भी। हिनावा ने स्क्यूवर्स ग्रिल्ड किए, माकी फायर स्पिरिट्स के साथ खेल रही थी और पिछली रात की ब्लॉन्ड गर्ल्स लगभग एक जैसी दिख रही थीं, सिर्फ उनके हेयर स्टाइल्स में अंतर था। आर्थर हिनावा के आदेश पर सभी फायर स्पिरिट्स को गिरा रहा था। उस दोपहर हिबाना ने सीधे ओबाई से कहा कि डिवीजन 5 अभी भी उसकी मदद नहीं करेगी, सिर्फ वही करेगी, क्योंकि वो कभी इस दुनिया के अंधेरे से भ्रष्ट हो गई थी जब तक शिनरा ने उसे न्याय की लॉ की गर्मी का एहसास नहीं कराया। ओबाई ने भी माना कि शिनरा वाकई डिवीजन 8 का हीरो था और उसने दूसरी ब्रिगेड्स की जांच करना नहीं छोड़ा था।
हिबाना ने फिर खुलासा किया कि उसने इन्फर्नल्स के बारे में क्या खोजा था। किसी ने ये स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबस्शंस बनाए थे। हालांकि उसके पास जितने शव थे उनमें से कुछ ही बाकी से अलग थे, जिसका मतलब था कि यह सिर्फ कंबशन का दूसरा कारण था, जबकि मूल कारण अभी भी एक रहस्य था। उन दोनों ने इस घटना के पीछे कौन है ये पता लगाने का संकल्प लिया। हिबाना ने यह भी बताया कि सभी आर्टिफिशियली बनाए गए इन्फर्नल शव डिवीजन 1 के जुरिस्डिक्शन में पाए गए थे, इसलिए वहां जांच करना मुश्किल होगा। ग्रुप ने बाद में डिवीजन 8 में एक मीटिंग की और हिबाना ने कहा कि डिवीजन 1 की जांच करने का एकमात्र तरीका यह है कि इन 2 रुकीज को वहां अनुभव प्राप्त करने के बहाने भेजा जाए, जबकि उनका असली मकसद अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन होगा। वो अपनी टीम के कुछ मेंबर्स को भी साथ भेजेगी ताकि शक पैदा ना हो। जब डिवीजन 1 में ट्रांसफर का दिन आया तो शिनरा और आर्थर को टोरू और डिवीजन 5 के एक और सदस्य के साथ जाना पड़ा। चारों को माकी ने अंदर ले जाया और डिवीजन 1 के एक कमांडर से मिलवाया। उसने दोनों युवा लड़कों को बेइज्जत किया और फिर उन्हें कैप्टन से मिलवाने के लिए ले गया। शिनरा अभी भी कैप्टन के रहस्य जानना चाहता था, इसलिए उसने डिवीजन 1 के एक कमांडर के साथ द्वंद्व युद्ध का प्रस्ताव रखा, बदले में कैप्टन से एक सवाल पूछने का अधिकार। ओबाई उनके लिए चिंता में इधर उधर घूम रहा था। हिबाना को चिंता थी कि शिनरा सिर्फ उसे हराने के बाद घमंडी हो जाएगा। इस बीच तमाकी ये सुनकर कि शिनरा ने वहां पहुंचते ही किसी को लड़ाई के लिए चैलेंज किया था, देखने आई। उन्हें इस लाल बालों वाले कैप्टन से लड़ना होगा और एक रूले व्हील पहला फाइटर चुनने के लिए घूमना शुरू हो गया। पहला चुना गया एक अपरिचित युवा लड़का था जिसका नाम नोटो था। यह युवा आग से डरता था और उसने अपनी लपटों पर काबू पाने के लिए यह काम लिया था। उसने कई फायर बुलेट्स दागी जिन्हें लाल बालों वाले कैप्टन ने चकमा दिया ताकि उसके पीछे का नीले बालों वाला आदमी उन्हें संभाल सके। नीले बालों वाले आदमी ने लपटों को भाप में और फिर बर्फ में बदल दिया, जिसे उसने लाल बालों वाले कैप्टन की ओर फेंका। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो कैप्टन को हिट लगता। लाल बालों वाले कैप्टन का चंचल रवैया नीले बालों वाले आदमी को और गुस्सा दिला रहा था। उसने फिर अपनी पावर मैकेनिक्स को समझाया और शिनरा को शक हुआ कि ये तीनों कमांडर इन्फर्नल से जुड़े हो सकते हैं। टोरू को अगला चुना गया, लेकिन क्योंकि उसकी क्षमता में केवल गैस प्रोजेक्शन शामिल था, इसलिए उसे परीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। डिवीजन 1 के कैप्टन ने फिर कंपनी 8 के दोनों युवा लड़कों को एक साथ लिया। आर्थर अकेले लड़ना चाहता था, लेकिन कैप्टन ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। आर्थर ने घोषणा की कि अगर कैप्टन ने अपना हाथ खो दिया तो वह जिम्मेदार नहीं होगा, लेकिन उसे ऐसे दावे करने से पहले साबित करने के लिए कहा गया। कैप्टन ने बस अपना हाथ घुमाया और आर्थर को पीछे की ओर फेंक दिया। शिनरा ने उस पर किक की बौछार करते हुए हमला किया। हालांकि बल इतना मजबूत था कि आसपास कांप गया। कैप्टन बस बहुत शक्तिशाली था। सभी हमलों को झेलने के बाद भी उसे शिनरा को पीछे की ओर फेंकने के लिए केवल एक बार पैर पटकने की जरूरत थी। शिनरा का फिर डिवीजन 1 में स्वागत किया गया और उसे और आर्थर को नीले बालों वाले कमांडर द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। अगली सुबह हिबाना ने ओबाई को अपने रिसर्च डॉक्यूमेंट सौंप दिए। जितने भी आर्टिफिशियली बनाए गए इन्फर्नल थे उन सब में एक कॉमन बात थी, उनके कोर्स में कुछ परजीवी जैसा कुछ एम्बेडेड था। शिनरा को थाइसन 1 में आए 5 दिन हो चुके थे, उसके पास सिर्फ 1 महीना था, पर हर सुबह हिनावा सिचुएशन चेक करने आता था और शिनरा चाहता था कि वो ऐसा करना बंद कर दे। हिनावा हिबाना के साथ आया था और उन दोनों ने देखा कि कई दूसरी ब्रिगेड्स भी आसपास घूम रही थीं, जबकि डेसनदन को जरा भी चिंता नहीं थी। जब वे नाश्ता कर रहे थे, नो ने तीनों से पूछा कि वे फायर सोल्जर्स क्यों बने। उसके लिए ये बस अपनी एबिलिटीज को बेहतर कंट्रोल करना था और तमाकी को जीतना भी, जिसे वो पसंद करता था। तमाकी जब आई तो गलती से शिनरा के सिर पर बैठ गई। अचानक एक इन्फर्नल अलार्म बजा और उसने चारों युवा लड़कों को 3 इंचार्ज कमांडर्स को बुलाने का निर्देश दिया। शिनरा और आर्थर ने नीले बालों वाले कमांडर की प्रोफेशनलिज्म और स्ट्रक्चर्ड ऑपरेशंस को देखा, जिसने उन्हें न्यू कमर्स होने के नाते वहीं रुकने का आदेश दिया। गार्ड खड़े रहते हुए उन्होंने अचानक एक व्यक्ति को बाहर निकलते देखा और किसी ने उन पर एक कीट कंटेनर दबा दिया, जिससे वे एक इन्फर्नल में बदल गए। शिनरा ने तुरंत अपराधी का पीछा किया और आर्थर के साथ मिलकर उन्होंने लाल बालों वाले और नीले बालों वाले कमांडर्स दोनों को घटनास्थल पर खोजा। आर्थर लगभग कुछ बोलने ही वाला था, पर शिनरा ने उसे रोक दिया। बहाना बनाया कि वे रास्ता भटक गए थे। अपने क्वार्टर में वापस शिनरा ने समझाया कि वे दोनों अब संदिग्ध थे और कोई भी लापरवाह कार्रवाई उन्हें मौके पर ही फांसी दिलवा सकती थी, इसलिए उन्हें हर कमांडर की जांच करनी थी, लाल बालों वाले से शुरू करते हुए। हालांकि वे पहले नीले बालों वाले कमांडर के कमरे में गए, क्योंकि शिनरा ने नू को माकी का नंबर दिलवाने का वादा करके उसे बाहर लुभाने का इंतजाम किया था। वे चुपके से कमरे में घुस गए और कीटों का एक जार मिला। जैसे ही वे ये निष्कर्ष निकाल रहे थे कि नीले बालों वाला कमांडर मास्टरमाइंड था, वो आ गया। उसने खुलासा किया कि उसने जानबूझकर एक सामान्य कीट वहां रखा था, क्योंकि उसे शिनरा और आर्थर की गलियों में हरकतों पर शक था।
वो भी इस मामले की जांच कर रहा था ताकि असली अपराधी का पता लगा सके। शिनरा और आर्थर ने जो देखा था उसके आधार पर उसे लाल बालों वाले कमांडर पर शक था। 2 महीने पहले एक घटना हुई थी जहां कई बच्चे एक साथ इन्फर्नल में बदल गए थे और उसे घटनास्थल पर एक कीट मिला था। इस बीच तमाकी लाल बालों वाले कमांडर के निर्देशन में कुछ बच्चों का नेतृत्व कर रही थी। उसने एक समूह इकट्ठा किया था, उन्हें यह दावा करके धोखा दिया था कि उसके पास उन्हें इन्फर्नल बनने से बचाने के लिए एक अनुष्ठान है। वह तमाकी को जाने देना चाहता था, लेकिन उसने रुकने पर जोर दिया, जिससे उसने उसे तब तक बंधक बना लिया जब तक वह बेहोश नहीं हो गई। फिर उसने मां पर एक कीट दबाया जिससे वह एक इन्फर्नल में बदल गई। नीले बालों वाले कमांडर का इरादा अपने साथी को रोकना था, लेकिन शिनरा और आर्थर भी हस्तक्षेप करना चाहते थे। उसने उनसे कहा कि यह पहले डिवीजन का मामला है, लेकिन क्योंकि वे आधिकारिक सदस्य नहीं थे, उन्हें उसके आदेशों का पालन करने की जरूरत नहीं थी। तमाकी आखिरकार होश में आ गई। लाल बालों वाले कमांडर को एहसास हुआ कि उसने उसे फ्रेम करने के लिए जानबूझकर जिंदा छोड़ा था, लेकिन उसकी पकड़ उसे मारने के लिए उतनी मजबूत नहीं थी। उसने आखिरकार उस आदमी का असली चेहरा देखा जिसकी उसने हमेशा प्रशंसा की थी। उसे पीटने के बाद उसने नारंगी बालों वाले बच्चे पर एक प्रयोग किया, लेकिन लड़के ने लपटों को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया और इन्फर्नल नहीं बना। फिर उसने बाकी 4 बच्चों पर प्रयोग करने की तैयारी की। तमाकी मदद के लिए चिल्लाई, जिससे शिनरा को उन्हें ढूंढने में मदद मिली। जैसे ही लाल बालों वाले कमांडर तमाकी को मारने वाला था, शिनरा ने हमला किया और उसके चेहरे पर स्टॉम्प मारा। उस क्षण तमाकी को एक नया आइडल मिल गया था। हालांकि शिनरा ने अपना गार्ड नीचे कर दिया और लाल बालों वाले कमांडर ने उसे किक मारकर दूर कर दिया। शिनरा ने उसके चेहरे पर जलती हुई किक से पलटवार किया, लेकिन कमांडर ने अपनी लपटों को प्रज्वलित किया और एक पंच से पलटवार किया। शिनरा को उसे किक मारकर दूर करना पड़ा, जिससे तमाकी को हैरानी हुई कि वह कमांडर के खिलाफ खुद को कैसे रोक सकता है। लाल बालों वाले कमांडर ने देखा कि उसका कीट शिनरा पर प्रतिक्रिया कर रहा था और उसे एहसास हुआ कि शिनरा ही वह था जिसे वह खोज रहा था। उसने खुलासा किया कि शिनरा देवताओं से पैदा हुई एक लौ था, मानवता का मार्गदर्शन करने के लिए एक दिव्य अग्नि। उसने इस विशेष लौ की तलाश में कई बच्चों पर प्रयोग किए थे। कभी उम्मीद नहीं की थी कि शिनरा ही उसे धारण करेगा। गुस्से में शिनरा ने उस पर एक और किक लॉन्च की, लेकिन कमांडर ने उसे तमाकी की ओर धकेल दिया। सॉरी कहते हुए शिनरा फिर से लड़ने के लिए मुड़ा, पर कमांडर ने लपटों से हमला किया जो शिनरा के पीछे फैल गईं और तमाकी के कपड़े जला दिए। ध्यान भटकने के कारण शिनरा को फिर से उसकी ओर पंच मारा गया। उसने शिनरा से उसे नजरअंदाज करने और जीतने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। अपने कमांडर को हराने की भीख मांगी। अपनी मार क्षमता में अंतर के बारे में जानते हुए भी शिनरा को अभी भी विश्वास था कि वह जीत सकता है। उसने एक किक के साथ आगे बढ़ा, लेकिन कमांडर ने उसे रोक दिया, जिससे शिनरा को चकमा देना पड़ा। फिर वह नीचे की ओर पलटा, एक बैक किक मारी जिसने कमांडर को हवा में उछाल दिया, जिसके बाद 2 और वॉर किए। एक हमले को चकमा देते हुए वह छत पर चढ़ा और कमांडर के सिर पर एक जोरदार किक मारी। इस बीच तमाकी बच्चों की रक्षा के लिए भागी। शिनरा अपनी सीमा के करीब था, लंबे समय तक ऑक्सीजन जला रहा था। फिर भी लाल बालों वाला कमांडर अभी भी अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसे आखिरकार वह मिल गया जिसकी इवेंजलिस्ट को जरूरत थी। शिनरा ने पूछा कि इवेंजलिस्ट कौन था। कमांडर ने खुलासा किया कि उसका संगठन शिनरा जैसे और प्राणियों को बनाने की कोशिश कर रहा था। इन्फर्नल की संख्या बढ़ा रहा था ताकि दुनिया को लपटों में डुबोया जा सके, पृथ्वी को दूसरा सूरज बनाया जा सके। उसने यह भी बताया कि इवेंजलिस्ट ने उसे बचपन से एक सबक सिखाया था, जिससे शिनरा को शक हुआ कि यह व्यक्ति उसके छोटे भाई को अगवा कर चुका होगा। उसने शिनरा को अपनी सीमा तक पहुंचने से पहले अपने पूरे शरीर को जलाने और उसे अपने साथ खींचने का इरादा किया, लेकिन नीले बालों वाला आदमी आ गया और उसे जमा दिया। जितनी ज्यादा गर्मी वह उत्पन्न करता, उतनी ही बड़ी बर्फ बढ़ती। उसने हठपूर्वक विरोध किया, लेकिन अंततः पूरी तरह से बर्फ में सील हो गया। सुनहरे बालों वाला आदमी भी आया और लाल बालों वाले आदमी को इस हालत में देखकर उसने सोचा कि थाइजन 1 का क्या होगा। अचानक लाल बालों वाले आदमी को दूर से एक आग के धमाके से मारा गया और वह मर गया। दोनों निशानेबाज विपरीत इमारत की छत पर तैनात थे और उन्होंने एक और फायर सोल्जर को गिराने का लक्ष्य रखा। सुनहरे बालों वाले आदमी ने इसे पहचाना और नीले बालों वाले आदमी को ढाल दिया। इस प्रक्रिया में एक हाथ खो दिया। नीले बालों वाले आदमी ने फिर शिनरा से धुआं छोड़ने को कहा ताकि उनकी दृष्टि धुंधली हो जाए। उसके बाद उसने शिनरा को दुश्मन की जगह का निरीक्षण करने का निर्देश दिया और एक बार जब शिनरा ने उसे पिन पॉइंट कर लिया तो उसने तमाकी को उनकी ओर लपटें लॉन्च करने का निर्देश दिया। फिर तुरंत उस जगह को जमा दिया। वह जानता था कि वे उस पल जीत नहीं सकते थे, इसलिए उसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि हमलावरों को यह एहसास हो जाए कि उनकी जगह का खुलासा हो गया था, जिससे उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। धुएं को देखकर दोनों हमलावर अब ठीक से गोली नहीं चला पा रहे थे और अपनी पहचान उजागर करने से बचने के लिए पीछे हटने का फैसला किया।
अब शिनरा को अपना अगला लक्ष्य मिल गया था, इवांजेलिस्ट का पीछा करना। नीले बालों वाले आदमी ने देखा कि सब सुरक्षित थे, तो उसने टमाकी को अपना कोट दिया ताकि वह खुद को ढंक सके। उसे पता था कि उसे जरूर सजा मिलेगी, क्योंकि भले ही उसे धोखा दिया गया था, पर बच्चों को यहां लाने वाली वही थी। वह अपनी सजा स्वीकार करने को तैयार थी। नीले बालों वाले आदमी ने समझा कि शिनरा अब इवांजेलिस्ट का पीछा करेगा, और क्योंकि वह भी ऐसा ही कर रहा था, तो उन दोनों ने साथ काम करने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद शिनरा डिवीजन 8 में लौट आया, क्योंकि लाल बालों वाले आदमी की घटना डिवीजन 1 में अभरा तफरी मचा रही थी। इस बीच आर्थर पूरी तरह से रास्ता भटक गया था, तो उन्हें लापता व्यक्ति की सूचना जारी करनी पड़ी। हालांकि शिनरा को लगा कि डिवीजन 8 ही उसकी असली जगह है, क्योंकि हर सदस्य उसके लिए मायने रखता था। अचानक उसे टमाकी वहां दिखी। ओबाई ने समझाया कि उसे निलंबित कर दिया गया था, इसलिए उसने उसे डिवीजन 8 में लेने का फैसला किया। नो के लिए मदद याद करते हुए शिनरा ने तमाकी का कॉन्टैक्ट नंबर मांगा। उसे लगा कि वह अपने लिए पूछ रहा है और देने को तैयार थी, पर जब उसे पता चला कि यह किसी और के लिए था, तो उसने मना कर दिया। इस बीच आर्थर कहीं जंगल में भटक गया था, बिना यह एहसास हुए कि वह खो गया था। कुछ दिनों बाद ओबाई को लॉकर पर शिनरा के लिए एक सैलरी रिक्वेस्ट मिली। जैसे ही उसने खोला, वह कचरे के ढेर के नीचे दब गया। वह शिनरा से सवाल करने के लिए अंदर घुस गया, पर हिबाना को वहां देखकर वह तुरंत समझ गया कि ये उसी का काम था। वह शिनरा से हिबाना से निपटने के लिए चाहता था, पर उसने उसे खाने से लुभाया और वह उसके झांसे में आ गया। ओबई ने फिर शिनरा को रामन खिलाने का वादा किया। अचानक तमाकी भागी, फिसल गई और गलती से शिनरा के चेहरे पर घुटना मार दिया, जबकि उसकी स्कर्ट खिसक गई। ओबई हिबाना को आग से खेलते देखकर हिनावा को कुछ करने का आदेश दिया, पर हिनावा व्यस्त था। इस अफरा तफरी के बावजूद कम से कम उस दिन ऑफिस में जिंदगी थी। ओबाई और हिबाना को एक मीटिंग में जाना था, और वे शिनरा और तमाकी दोनों को साथ लाए, क्योंकि मीटिंग व्हाइट क्लैड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थी और वे दोनों सीधे इसमें शामिल थे। आर्टिफिशियल इन्फर्नल्स, व्हाइट क्लैड ऑर्गेनाइजेशन और इवेंजलिस्ट, ये सभी विषय निस्संदेह इन्फर्नल घटना के असली कारण से जुड़े थे। शिनरा फिर एक थर्मल पावर प्लांट देखकर हैरान रह गया। हिबाना ने समझाया कि यह एमाटेरासु था, वह थर्मल ऊर्जा संयंत्र जो पूरे टोक्यो को बिजली सप्लाई करता था। समूह बैठक स्थल पर पहुंचा और नीले बालों वाले आदमी से फिर मिला। उसने खुद को क्यूम के रूप में इंट्रोड्यूस किया और बताया कि अब से वह डिवीजन 8 के साथ लाल बालों वाले आदमी के पीछे की सच्चाई उजागर करने में सहयोग करेगा। एक प्लेग डॉक्टर जैसा मुखौटा पहने आदमी हिबाना के पास आया और उसे डिवीजन 8 के बहुत करीब न आने की चेतावनी दी। जैसे ही बैठक शुरू हुई, पता चला कि यह आदमी डिवीजन 3 का कैप्टन था। एक और उल्लेखनीय व्यक्ति जो मौजूद था, वह था डिवीजन 7 का कैप्टन शिनमोन। ओबाई ने नोट किया कि डिवीजन 7 शायद ही कभी बैठकों में आती थी, इसलिए उनकी उपस्थिति ही दिखाती थी कि स्थिति कितनी गंभीर थी। इसके अलावा शिनमोन को सबसे मजबूत फायर सोल्जर कहा जाता था। शिनरा को मुस्कुराते देखकर शिनमोन ने टिप्पणी की कि वह ऐसा व्यक्ति लगता था जिसे मुसीबत पैदा करने में मजा आता था। फायर फोर्स हेडक्वार्टर्स का लीडर दिखाई दिया। वह एम्परर और फायर फोर्स का सुप्रीम आर्च बिशप था। उसने सबको इन सभी घटनाओं के पीछे के विलेन को उजागर करने के लिए मिलकर काम करने का आदेश दिया। हालांकि शिनमोन और डिवीजन 7 ने एम्परर के प्रति खुली अनादर दिखाई और बैठक छोड़ दी, क्योंकि शिनमोन ने कभी एम्परर के प्रति निष्ठा की शपथ नहीं ली थी, वह अपनी मर्जी से करता था। एम्परर ने सभी फायर फोर्स कंपनीज को इस मामले को सुलझाने में सहयोग करने के लिए बुलाया। इस बीच जोकर बैठक पर कान लगाकर बैठा था और उसने फैसला किया कि वह जल्द ही शिनरा से फिर मिलेगा। शिनरा के लिए एम्परर ने उसके बारे में अफवाहें सुनी थीं कि उसके पास अडोला बर्स्ट है। अनिवार्य रूप से यह वही लौ थी जो अमाटेरासु थर्मल ऊर्जा संयंत्र को शक्ति प्रदान करती थी। नियमित लपटों के विपरीत अडोला बर्स्ट एक ऐसी आग थी जिसे विज्ञान द्वारा समझाया नहीं जा सकता था। डिवीजन 3 का कैप्टन जानता था कि इवेंजलिस्ट शिनरा का शिकार करेगा, इसलिए वह उसे बचाने के लिए किसी को नियुक्त करना चाहता था। हालांकि हिबाना चाहती थी कि ओबाई मना कर दे, क्योंकि डिवीजन 3 शिनरा को एक प्रयोग में बदलना चाहती थी। ओबाई ने शिनरा की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी खुद लेने का फैसला किया। उस दोपहर ओबाई और तमाकी पहले लौट आए, जबकि शिनरा अमातेरासु पावर प्लांट देखने गया। वहां उसकी मुलाकात फिर जोकर से हुई। जोकर को लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने तो शिनरा को हरा ना पाने की शर्त भी लगाई। इसके बजाय वो शिनरा को सच्चाई के करीब पहुंचने के लिए इनाम देने आया था। उसने खुलासा किया कि अगर शिनरा इवेंजलिस्ट की खोज जारी रखता है तो उसे अपना छोटा भाई मिल जाएगा। शिनरा का भाई असल में एशन नाइट्स का कमांडर था, जो इवेंजलिस्ट के अधीन काम करता था। जब शिनरा इस खुलासे से सदमे में था, जोकर गायब हो गया। उसके बाद शिनरा वापस आया और हिनावा ने घोषणा की कि वे आधिकारिक तौर पर व्हाइट क्लैड ऑर्गेनाइजेशन की जांच शुरू करेंगे। ऐसा करने के लिए वे इन्फर्नल घटनाओं की सभी रिपोर्ट्स को क्लूज खोजने के लिए खंगालेंगे। उन्होंने पूरा दिन पढ़ने में बिताया
पर सबको लगा कि शिनरा थोड़ा अजीब था। हालांकि शिनरा आर्थर को परेशान करने पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। उसे पता था कि आर्थर इस तरह के काम में ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, इसलिए वो उसके गिरने का इंतजार कर रहा था। रात होते होते आर्थर थकावट के कगार पर था, तो उन्होंने ब्रेक लेने का फैसला किया। दोनों लड़कियां कुछ बनाने चली गईं, पर हिनावा बेचैन महसूस कर रहा था। अचानक तमाकी चिल्लाई। वो सिर्फ एप्रन पहने रह गई थी। शिनरा को यह बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा, जबकि हिनावा ने माकी से तमाकी को कपड़े बदलने के लिए ले जाने को कहा, उसे और शिनरा को खाना बनाने के लिए छोड़कर। हिनावा को शिनरा के मन में कुछ भारीपन महसूस हुआ, तो उसने उसे डिवीजन 8 पर भरोसा करने को कहा। शिनरा को वाकई ये डिवीजन पसंद थी और उसे यहां होने की कोई शिकायत नहीं थी। बाद में शिनरा ने सबको खाने के लिए बुलाया और आर्थर आखिर ठीक हो गया था। ओबे ने हिनावा से शिनरा के बारे में पूछा, क्योंकि उसे चिंता थी कि शिनरा हाल की डिवीजन 5 और डिवीजन 1 की घटनाओं से दबाव में था। हालांकि हिनावा का मानना था कि शिनरा ठीक था। जब वे खा रहे थे, शिनरा और आर्थर में अभी भी एक दूसरे से कंपटीशन करने की ऊर्जा थी, जिससे सिस्टर आइरिस को तसल्ली मिली। जब से शिनरा वापस आया था, चीजें थोड़ी अजीब लग रही थीं। आर्थर ने शिनरा को थोड़ा मांस भी दिया, जिससे शिनरा ने इस डिवीजन पर भरोसा करने का फैसला किया। फिर उसने खुलासा किया कि वह जोकर से मिला था और उसे अपने छोटे भाई के बारे में सच्चाई पता चली थी। ओबाई जानता था कि शिनरा को विश्वास था कि उसका भाई जिंदा है, तो उन सब ने भी उस पर विश्वास करने का फैसला किया। हिनावा ने फिर शिनरा के भाई के जिंदा होने की जानकारी के आधार पर अपनी जांच योजनाओं को एडजस्ट किया। अगले दिन कुछ सदस्य इस बात को लेकर उत्सुक थे कि डिवीजन 8 मूल रूप से कैसे बनी थी, तो ओबाई ने हिनावा से समझाने को कहा। सालों पहले हिनावा, माकी और एक और दोस्त टोटो सभी मिलिट्री में थे। माकी एक जनरल की बेटी थी। अपने छोटे कद के बावजूद वह दुगनी मेहनत से ट्रेनिंग करती थी, फिर भी वह अपने पिता की छाया में जीती थी। वह बहुत दयालु भी थी, तो हिनावा को लगा कि वह मिलिट्री के लिए उपयुक्त नहीं है। टोटो डिवाइन फेथ में विश्वास करता था, पर हिनावा नहीं करता था। उसे लगता था कि बंदूक बंदूक ही रहती है, चाहे उसे आशीर्वाद मिला हो या नहीं। एक रात टोटो एक किताब पढ़ रहा था जब वह अचानक लपटों में जल उठा और इन्फर्नल में बदल गया। हिनावा ट्रिगर दबाने में खुद को रोक नहीं पाया, तो दूसरे आए और उसे गोली मार दी। टोटो की बंदूक फिर हिनावा को मिल गई। उसके बाद हिनावा इधर उधर भटकता रहा जब तक उसकी मुलाकात काम पर लगी एक फायर फाइटिंग क्रू से नहीं हुई। वहां उसकी मुलाकात ओबाई से हुई, जो तब बस एक सामान्य फायर फाइटर था। ओबाई को फायर सोल्जर्स को स्थिति की रिपोर्ट करनी थी। 2 इन्फर्नल थे, पर अपनी टीम को दोनों से निपटने के लिए बांटने के बजाय फायर सोल्जर्स ने ज्यादा आक्रामक इन्फर्नल पर ध्यान केंद्रित करना चुना। ओबाई ने इस फैसले पर आपत्ति जताई, पर उन्होंने उसे धकेल दिया, ये कहते हुए कि एक अमेच्योर के रूप में उसे प्रोफेशनल्स के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं था। ओबाई ने फिर दूसरे इन्फर्नल से खुद निपटने का फैसला किया और हिनावा ने उसकी मदद करने का फैसला किया, क्योंकि उनमें से कोई भी आधिकारिक फायर सोल्जर नहीं था। उन्हें हस्तक्षेप करने के लिए सजा मिलती, पर वे दोनों परिणाम स्वीकार करने को तैयार थे। उनमें से किसी को भी इन्फर्नल से लड़ने का ज्यादा अनुभव नहीं था। पर हिनावा ने अपने दोस्त के साथ क्या हुआ था वो बताया। हालांकि पहले उसे डिवाइन फेथ पर विश्वास नहीं था, पर अब उसने अपना मन बदल लिया था। ओबाई को विश्वास की परवाह नहीं थी। उसके लिए इन्फर्नल के लिए वे क्या कर सकते थे, यही मायने रखता था। अगर विश्वास इन्फर्नल को शांति से आराम करने में मदद कर सकता था, तो वह विश्वास करने को तैयार था। दोनों ने इन्फर्नल के लिए प्रार्थना की, इससे पहले कि वे अपने हथियार चलाते। उसके बाद उन्होंने खुद को दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित करने का फैसला किया। ओबाई ने एक फायर फोर्स डिवीजन बनाने की कसम खाई और हिनावा ने उससे कहा कि अगर वो सफल होता है तो उसे ढूंढ ले। 2 साल बाद डिवीजन 8 आधिकारिक तौर पर स्थापित हुई। उस समय हिनावा ने माकी को भी टीम के लिए रिकमेंड किया, यह मानते हुए कि उसकी दयालुता और सहानुभूति उसे एक फायर सोल्जर बनने के लिए उपयुक्त बनाती है, भले ही वह मिलिट्री के लिए उपयुक्त न हो। माकी यह जानकर खुश थी कि उसे यहां एक सार्थक जगह मिली थी। ओबाई ने फिर से पुष्टि की कि उनकी डिवीजन का लक्ष्य उसके गठन के बाद से कभी नहीं बदला था, मृतकों का सम्मान करना और जीवितों की रक्षा करना। हिनावा ने फिर डिवीजन 8 के पहले मिशन का वर्णन किया, जिसमें पूरी तरह से सफेद कपड़े पहने एक इन्फर्नल को संभालना शामिल था। उन्होंने इन्फर्नल को जल्दी से शांत कर दिया, पर लपटों के संबंध में संदिग्ध तत्व थे। एक अजीब क्रॉस प्रतीक और एक डिवीजन जो तेजी से घटनास्थल पर साफ सफाई के लिए पहुंच गया। वह डिवीजन अभी भी काम कर रही थी और डिवीजन 7 के अधिकार क्षेत्र में स्थित थी। इस बीच डिवीजन 7 के शिनमुन सड़कों पर गश्त कर रहा था, लगातार शहर के लोगों से उपहार और ड्रिंक्स के लिए निमंत्रण प्राप्त कर रहा था। वह एक बूढ़ी महिला से पेस्ट्री का एक बैच अपने 2 छोटी बहनों के लिए घर ले आया, जो अपने भाई जितनी ही बदमिजाज थीं, अगर उससे भी ज्यादा नहीं। वाइस कैप्टन ने उसे सूचित किया कि डिवीजन 8 इवेंजलिस्ट की जांच के लिए आना चाहती थी,
पर शिनमोन उन्हें नजरअंदाज करना चाहता था। हालांकि डिवीजन 8 फिर भी पहले से सूचना देने के लिए आई, पर शिनमोन को यह नापसंद था और उसने उन्हें भगा दिया। उसे लोगों के इन्फर्नल में बदलने की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने पहले कभी किसी को बदलते हुए नहीं देखा था। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, एक फायर अलर्ट की सूचना मिली। पीड़ित वही आदमी था जिसने उसे उस शाम ड्रिंक्स के लिए आमंत्रित किया था। शिनमोन स्थिति संभालने गया और डिवीजन 8 से कहा कि उसके लौटने से पहले वे चले जाएं। वह घटनास्थल पर दौड़ा, जबकि दूसरे बैकग्राउंड कैरेक्टर के रूप में खड़े थे। उसने एक झाड़ू जैसी चीज फेंकी जो लपटों में भड़क उठी और घरों की पूरी पंक्ति में फैल गई। फिर उसने एक और पकड़ा और उसका इस्तेमाल खुद को आगे बढ़ाने के लिए किया। दूसरों ने उसे और दिए, जिससे उसे घरों की एक और पंक्ति को नष्ट करने की अनुमति मिली। बूढ़ी महिला ने टिप्पणी की कि वे अपने घरों को जितनी बार जरूरत हो उतनी बार फिर से बना सकते हैं। वाइस कैप्टन ने समझाया कि शिनमोन को सबसे मजबूत माना जाता था, क्योंकि वह थर्ड जनरेशन की तरह लपट्टें उत्पन्न कर सकता था और सेकंड जनरेशन की तरह उन्हें मैनिपुलेट भी कर सकता था, जिससे वह एक हाइब्रिड फायर फाइटर बन गया। उसने इन्फर्नल को तेजी से शांत कर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके पीने वाले दोस्त को दुख न उठाना पड़े। बूढ़ी महिला ने शिनरा को आदमी के अंतिम क्षणों का गवाह बनने देने के लिए धन्यवाद दिया। जबकि शिनमोन के तरीके वहां के लोगों को अजीब लगे, हर इन्फर्नल को उसके अपने हाथों से शांत करना पड़ता था। फिर उन्होंने एक फ्यूनरल रखा, पर उनका तरीका त्योहार जैसा ज्यादा लग रहा था। उसके बाद शिनमोन ने इलाके की मरम्मत का इंतजाम किया। जिनके घर क्षतिग्रस्त हुए थे उन्हें अस्थायी रूप से ऑफिस में रहने के लिए आमंत्रित किया। मदद करने के लिए उत्सुक शिनरा ने सुझाव दिया कि थेसन एड मदद करे, जिससे बातचीत आसान हो जाए। शिनरा ने ट्रांसपोर्टेशन और मलबे की सफाई में मदद की। ओबाई ने मदद की। आर्थर ने वेल्डिंग संभाली। माकी ने भारी सामान उठाया और तमाकी, खैर वो तो पिक्चर से बाहर ही थी। व्हाइट क्लैड ने डिवीजन की उपस्थिति पर ध्यान दिया और उन्हें शक हुआ कि वे उन पर नजर रख रहे हैं, तो उन्होंने आफरा तफरी पैदा करने के लिए बग्स तैयार करने का फैसला किया। उस रात शिनमोन ने वाइस कैप्टन की बीमारी में मदद की। शिनमोन ने स्वीकार किया कि वह कैप्टन की भूमिका के लिए न तो उपयुक्त था और न ही उसे पसंद थी, पर वाइस कैप्टन अब लड़ नहीं सकता था, तो उसके पास जिम्मेदारी उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसकी दोनों छोटी बहनें आईं और शिनरा के बारे में शिकायत करने लगीं। उसे इधर उधर घूमते हुए एक बेवकूफ कहा। जब वे थोड़ी ज्यादा बदतमीज हुईं, तो शिनरा ने उन्हें बाहर खींच लिया। शिनमोन ने आखिरकार डिवीजन 8 के साथ सहयोग करने का फैसला किया, क्योंकि उसे वे नापसंद नहीं थे। बाद में उसने शिनरा को वाइस कैप्टन की बीमारी के बारे में बताया, एक ऐसी स्थिति जो क्षमता से ज्यादा उपयोग करने के कारण होती है, जहां शरीर धीरे धीरे राख में बदल जाता है। उसने शिनरा से ओबाई को लाने के लिए कहा, पर ओबाई ने भी शिनरा को शिनमोन को लाने के लिए भेजा था। उस रात शिनरा और माकी ने देखा कि दोनों पक्ष अस्थायी रूप से स्थिर हो गए थे, जिसका मतलब था कि वे जल्द ही व्हाइट क्लैड की जांच शुरू कर सकते थे। उन्होंने आयरिस को हिबाना के साथ छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ के लोग विश्वास का पालन नहीं करते थे। इस बीच हिबाना ने भी लोगों को ऑफिस का नवीनीकरण करने के लिए भेजा था, ताकि उसे धौंस दिखाने के लिए सजा मिल सके। जब शिनमोन चल रहा था, उसने अचानक ओबाई और हिनावा को और इन्फर्नल बनाने के बारे में बात करते हुए सुना। गुस्से में उसने आसपास आग लगा दी और उन्हें भगा दिया। ओबाई और हिनावा को कुछ समझ नहीं आया जब तक शिनमोन ने उनका सामना नहीं किया, और उन्होंने जोर दिया कि उसने गलत समझा है। शिनरा समझाने आया, पर शिनमोन ने सुनने से इनकार कर दिया। उसने मांग की कि वे यह साबित करें कि वे हिंसक नहीं हैं। उसे हराकर दो व्हाइट क्लैड मेंबर्स जो उनका भेष धारण कर रहे थे, उन्होंने देखा कि उनकी योजना सफल हो गई थी। माकी एक हमले को रोकने के लिए आगे बढ़ी, पर शिनमोन ने उसके पीछे से लपट्टें खींची, जिससे शिनरा को कूदकर मदद करनी पड़ी। दोनों पानी में जा गिरे। जब गोलियों की बौछार हुई, तो शिनमोन ने उन्हें आसानी से रोक दिया। आर्थर और तमाकी ने हमला किया, पर उसने तमाकी को किक मारकर दूर कर दिया और आर्थर को गोलीबारी के खिलाफ ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। उसने एक अदृश्य तलवार का वार भी किया, जो अदृश्य होने के बावजूद काफी नुकसान पहुंचाया। ओबाई उपकरण के साथ वापस आया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह लड़ाई सख्ती से दो नेताओं के बीच थी, क्योंकि उसके पास कोई क्षमता नहीं थी। ओबाई सिर्फ एक अग्निरोधी ढाल के साथ आगे बढ़ सकता था। वह समझाने की कोशिश करता रहा, पर शिनमोन हठपूर्वक सुनने से इनकार करता रहा। शिनमोन ने फिर 5 झाड़ू जैसे हथियार लॉन्च किए, जिससे ओबाई की ढाल बेकार हो गई। ओबाई ने आग बुझाने वाले ग्रेनेड का इस्तेमाल करके एक धुएं का पर्दा बनाया और शिनमोन के करीब पहुंच गया। जिस क्षण उसने संपर्क किया, शिनमोन ने उसे पलट दिया, पर ओबाई ने उसे हेडबट करके पलटवार किया। शिनरा हैरान था कि ओबाई कितना मजबूत था। अचानक डिवीजन 7 का वाइस कैप्टन आया और शिनमोन की दोनों छोटी बहनों से गलतफहमी के बारे में सुना। यह देखकर कि सामान्य हमले ओबाई के खिलाफ काम नहीं करेंगे, शिनमोन ने एक घातक तकनीक का उपयोग करने की तैयारी की। वाइस कैप्टन ने ओबाई की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया,
यह जोर देते हुए कि डिवीजन 8 को समझाने का मौका दिया जाए। हालांकि शिनमॉन ने मना कर दिया, जिससे वाइस कैप्टन को शारीरिक रूप से उसे रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा, भले ही खुद को चोट पहुंचाने की कीमत पर। उसके साथ शिनमॉन आखिरकार रुक गया और उन्हें समझाने की अनुमति दी। ओबई और हिनावा असल में उस समय खरीदारी करने गए थे और मां की उनके लिए गवाही दे सकती थी। हालांकि शिनरा को उन दोनों ने शिनमॉन को गली के पीछे ले जाने का निर्देश दिया था, जिससे शिनमॉन को शक हुआ। उसने वाइस कैप्टन के सम्मान में टीम को बख्शने का फैसला किया, पर कहा कि वह शहर के लोगों से सवाल करेगा और बाद में उनसे निपटेगा। वाइस कैप्टन ने शिनमॉन की लंबे समय से सुनने की अक्षमता पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने देखा कि शिनमॉन वाइस कैप्टन से संबंधित किसी चीज के बारे में पश्चाताप कर रहा था, जिससे उसे 1 साल पहले की एक घटना का वर्णन करने के लिए प्रेरित किया, जब डिवीजन 8 पहली बार स्थापित हुई थी। उस रात शहर अचानक इन्फर्नल से भर गया था। वे और शिनमॉन अपनी सीमा तक लड़े, पर सुदृढ़ीकरण कभी नहीं पहुंचा। फिर उन्हें एक राक्षस जैसा इन्फर्नल मिला। वाइस कैप्टन ने शिनमॉन को एक तरफ धकेल कर अकेले उसका सामना किया, ये जानते हुए कि शिनमॉन खुद से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। सुबह तक शिनमॉन उठा तो देखा कि उसका दोस्त अकेले लड़ता रहा था, जब तक उसका शरीर लगभग राख में नहीं बदल गया था। पर वाइस कैप्टन ने शिनमॉन को मरने नहीं दिया। उसी पल डिवीजन 4 आ गई और उसके कैप्टन ने उन्हें फोर्स में शामिल होने और डिवीजन 7 स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। अगर वे फायर फाइटर्स बनते तो उन्हें वित्तीय सहायता और अन्य लाभ मिलते। वाइस कैप्टन ने इस पर विचार करना चाहा, पर शिनमॉन ने सरकारी कुत्ता बनने से इनकार कर दिया। प्रस्ताव स्वीकार करने का मतलब था कि वे भविष्य में होने वाले विनाश को समय पर रोक सकते थे। इसीलिए जो कुछ भी वह अब झेल रहा था वह उसकी अपनी पसंद थी और शिनमॉन को दोष नहीं देना चाहिए। वह शिनमॉन के लिए हमेशा अपनी अहमियत वाली जान कुर्बान करने को तैयार रहता था। शिनरा ने उससे इस तरह सोचना बंद करने का आग्रह किया, ये कहते हुए कि हर जान बराबर कीमती थी। अगर उसने फिर कभी ऐसा महसूस किया तो उसे शिनरा को बुलाना चाहिए, जो किसी भी समय मदद के लिए तैयार रहेगा। वाइस कैप्टन ने जांच करने पर सहमति व्यक्त की, जिससे डिवीजन 8 को मदद करने की अनुमति मिली, अगर वे चाहते थे। इस बीच शिनमॉन सड़कों पर घूमता रहा और देखा कि लोग अचानक एक दूसरे से लड़ रहे थे और गलतफहमी में थे, जैसे उसने डिवीजन 8 को गलत समझा था। उसकी दोनों छोटी बहनें भी अचानक बहस कर रही थीं। आर्थर ने हमला किया और उनमें से एक को किक मारी, ये दावा करते हुए कि उसने एक बूढ़े आदमी को छोटी लड़की के भेष में देखा था। दूसरे उसे देख नहीं पाए और सोचा कि आर्थर पागल हो गया था। हालांकि जिस लड़की को उसने किक मारी थी उसने तुरंत अपना असली रूप दिखाया। उसी समय एक अबैंडन्ड वेयरहाउस में एक व्हाइट क्लैड सदस्य आग का उपयोग करके एक और व्यक्ति के चेहरे को बदल रहा था, उसकी रक्त वाहिकाओं को फुलाकर और धीरे धीरे उसे फिर से आकार देकर। हालांकि जब परिणाम उसे नापसंद आया तो उसने अपना गुस्सा खो दिया और व्यक्ति का सिर फोड़ दिया। शिनमॉन अनिश्चित था कि व्यापक गलतफहमी को कैसे हल किया जाए, जब अचानक कई इन्फर्नल दिखाई दिए। व्हाइट क्लैड ने इस अराजकता का उपयोग डिवीजन 8 पर हमला करने के अवसर के रूप में करना चाहा। हालांकि डिवीजन 8 कार्रवाई करने में असमर्थ थी, क्योंकि यह डिवीजन 7 का इलाका था और शहर के लोग केवल शिनमॉन पर इन्फर्नल को शांत करने के लिए भरोसा करते थे। इसके बजाय उन्होंने नागरिकों को निकालने में मदद करने का फैसला किया। अचानक उन्हें व्हाइट क्लैड स्नाइपर्स ने निशाना बनाया। मां की गोलियों को रोकने में कामयाब रही, पर एक उसे भेदने ही वाली थी। उसने तुरंत तीर को एक स्पिरिट में बदल दिया, जिससे कोई भी घातक चोट नहीं लगी। आर्थर और शिनरा आगे बढ़े। शिनरा को एहसास हुआ कि उसे निशाना बनाया गया था। उसने 2 स्नाइपर्स की स्थिति की पहचान की, एक तीसरी आने वाली गोली को किक मारकर दूर किया और एक तीसरे स्नाइपर को और दूर देखा। ये पहचानते हुए कि वे उसे बटालियन से अलग करने की कोशिश कर रहे थे, उसने आर्थर को अपने साथ ले जाने का फैसला किया, क्योंकि आर्थर रास्ता भटकने में बहुत मुश्किल था। इस बीच वाइस कैप्टन और छोटी बहन नकली व्यक्ति से पूछताछ कर रहे थे, पर उसने बात करने से मना कर दिया। इसके बजाय उसने खुद पर एक बग छोड़ा, जिससे वह एक इन्फर्नल में बदल गया। हिनावा तुरंत अंदर घुसा और नकली व्यक्ति को गोली मारकर मार डाला। क्योंकि वह आदमी स्थानीय नहीं था, उन्हें किसी भी धार्मिक विचार की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ओबाई ने वाइस कैप्टन से मदद मांगी, क्योंकि वह शहर के लोगों को उसकी बात सुनने के लिए राजी नहीं कर पा रहा था। शिनमॉन भी उन्हें रैली नहीं कर पा रहा था, क्योंकि गलतफहमियों ने उन्हें एक दूसरे पर से विश्वास खो दिया था। इस बीच शिनरा की मुलाकात एक व्हाइट क्लैड से हुई और उसने उस पर हमला करने की कोशिश की, पर उसे एक दूसरे हमलावर ने एम्बुश कर दिया। दूसरे दुश्मन ने शिनरा को रोक लिया, जबकि पहला गोली चलाने की तैयारी कर रहा था, पर आर्थर ने हमले को रोक दिया। शिनरा आजाद हो गया, पर व्हाइट क्लैड के नकाबपोश व्यक्ति ने खुद को स्नाइपर को ढालने के लिए तैनात किया। आर्थर और शिनरा ने एक दूसरे के साथ सहयोग करने से मना कर दिया, पर आर्थर फिर भी हर गोली को रोकने में कामयाब रहा। यह देखकर स्नाइपर ने एक्सप्लोसिव राउंड्स पर स्विच कर दिया। दोनों को पीछे धकेल दिया गया, फिर भी उन्होंने हठपूर्वक एक साथ काम करने से मना कर दिया।
जब उन्हें कोने में कर दिया गया तो उन्होंने आखिरकार अपनी छोटी सी प्रतिद्वंद्विता को एक तरफ रखकर अपने हमलों का समन्वय किया। हालांकि शिनरा को उनकी टीम वर्क से ज्यादा उम्मीद नहीं थी और उसने अपने विरोधियों को अलग करने की योजना बनाई। आर्थर नकाबपोश लड़ाके को संभालेगा, जबकि शिनरा जो तेज था स्नाइपर को गिराएगा। जिस क्षण वे सहमत हुए वे फिर से एक दूसरे से टकरा गए, पर और मिसहैप से बचने के लिए इसे नजरअंदाज कर दिया। शिनरा हवा में चला गया। वे जरूरत पड़ने पर लक्ष्य बदलते रहे क्योंकि उनके दुश्मन अलग होने से मना कर रहे थे। यह महसूस करते हुए कि लड़ाई मुश्किल हो रही थी, नकाबपोश व्यक्ति ने स्नाइपर को पीछे हटने का आदेश दिया, इससे पहले कि वह एक फायरबग को निगल ले। इस बीच शिनमन शहर में घूमता रहा, इन्फर्नल को खत्म करता रहा और उनकी आत्माओं के लिए प्रार्थना करता रहा। बाद में उसकी मुलाकात वाइस कैप्टन से हुई। उसने उससे लोगों को आश्वस्त करने के लिए कहा, क्योंकि इस समय उसका नेतृत्व महत्वपूर्ण था। हालांकि वाइस कैप्टन ने जोर दिया कि शिनमॉन को खुद ऐसा करना चाहिए, क्योंकि लोगों को अब पहले से कहीं ज्यादा एक मजबूत और भरोसेमंद नेता की जरूरत थी। यह एहसास होने पर कि वह उससे बहस नहीं कर सकता, शिनमॉन ने चेतावनी दी कि उससे ज्यादा उम्मीद न करें। फिर उसने एक पूरे वाच टावर को आसमान में उठा दिया ताकि सब देख सकें और घोषणा की कि उनके बीच एक धोखेबाज था। हालांकि उसने उनसे एकता न खोने का आग्रह किया, वरना वे कोने में चले जाएंगे। लोगों ने शिनमॉन के फैसले पर भरोसा किया, जिससे स्थिति का रुख बदल गया। लेकिन किसी जटिल रणनीति के बजाय उसने बस सबको लड़ने का आदेश दिया। असली या नकली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। डिवीजन ओट इन्फर्नल्स और आग को संभालेगी। इस बीच आर्थर और शिनरा ने नकाबपोश दुश्मन को इन्फर्नल में बदलते देखा, लेकिन सींगों वाले इन्फर्नल में प्रभावी रूप से उसे एक फायर डीमन बनाते हुए। शहर के लोगों को लड़ते देख ओबाई और हिनावा ने शामिल न होने का फैसला किया। हालांकि दोनों महिला सदस्य शामिल होने के लिए उत्सुक थीं। वाइस कैप्टन ने लोगों को आग बुझाने का निर्देश दिया, जबकि शिनमॉन ने डीमन को देखा और उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ा। यह दृश्य शिनरा के अतीत की आग की यादों को ट्रिगर कर गया, जिससे उसका ध्यान भटक गया। आर्थर को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपनी ही टांग को काला चार्ट देखकर शिनरा सदमे में चिल्लाया, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम निकला। स्नाइपर ने एक रहस्यमय टिप्पणी की इससे पहले कि वह गायब हो जाए। आर्थर को डीमन ने दूर धकेल दिया और शिनरा को लड़ाई में शामिल होने के लिए बुलाया। साथ मिलकर हमला करने पर भी उनके प्रयासों से जीव को मुश्किल से खरोंच आई। शिनमॉन आ गया। 2 साल पहले जो हुआ था उसका हिसाब बराबर करने के लिए दृढ़ था, जब एक फायर डीमन ने वाइस कैप्टन की दुखद नियति का कारण बना। इस बीच माकी और तमाकी बची हुई युवा लड़की को खोज रहे थे और उसे 2 अपराधियों से निपटते हुए पाया, जिन्होंने उन्हें धोखा दिया था और किसी को एक धोखेबाज से बदल दिया था। शिनमॉन ने डीमन के हमले को आसानी से रोक दिया और एक हिट मारा, लेकिन इसका जीव पर मुश्किल से कोई असर पड़ा। उस विनाश को याद करते हुए जो वाइस कैप्टन ने ऐसे दुश्मन को हराने के लिए झेला था, शिनमॉन ने डीमन को शहर को और नुकसान से बचाने के लिए आसमान में खींचने का फैसला किया। जैसे ही वह ऊपर चढ़ा, स्नाइपर ने उस पर एक गोली चलाई। वाइस कैप्टन हस्तक्षेप करने में असमर्थ रहा। शिनरा को याद किया और उसकी मदद के लिए बुलाया। खतरा महसूस करते हुए शिनरा तुरंत पूरी गति से ऊपर उड़ गया, खुद को सीमा तक खींचते हुए। उसके चेहरे पर बल के कारण तनाव आ गया। उसने तीर को पकड़ा, लेकिन उसे हिलाना एक और चुनौती थी। स्नाइपर की बातों को याद करते हुए कि उसकी लपटें दुनिया को नष्ट कर देंगी, शिनरा क्रोधित हो गया। उसने और अधिक शक्ति का उपयोग किया और सफलतापूर्वक तीर को रीडायरेक्ट कर दिया। उसके साथ शिनमॉन ने बाकी का ख्याल रखा। उसने डीमन को ऊपर उछाला और मिसाइलों की तरह झाड़ू जैसे हथियारों की बौछार बुलाई। उसने वह तकनीक भी इस्तेमाल की जो उसने पहले ओबी पर लगभग छोड़ी थी। हालांकि डीमन अभी भी बरकरार था। आखिरकार शिनमॉन ने वाइस कैप्टन की सबसे शक्तिशाली तकनीक का उपयोग किया, जिससे फायर डीमन अंततः राख में बदल गया। शेष 2 व्हाइट क्लैड ऑपरेटिव्स ने पीछे हटने का फैसला किया। उन्हें आवश्यक जानकारी मिल गई थी। शिनरा ने शिनमॉन को गिरते हुए देखा और उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह अपनी सीमा तक पहुंच गया था। आग और इन्फर्नल्स का सब कुछ निपटाने के बाद वाइस कैप्टन ने स्वीकार किया कि वे डिवीजन 8, खासकर शिनरा के बहुत ऋणी थे। अगली सुबह शहर में मरम्मत शुरू हुई, जिसमें शिनमॉन भी पुनर्निर्माण कार्यों में मदद कर रहा था। इस बीच माकी और हिनावा ने ओबाई को सूचित किया कि इवांजेलिस्ट से संबद्ध डिवीजन जल गई थी। निस्संदेह उन्होंने पिछली रात की अराजकता का उपयोग किसी भी सबूत को नष्ट करने के लिए किया था। बाद में शिनमॉन ने डिवीजन 8 को विदाई देने के लिए बुलाया। जैसे ही वे जाने की तैयारी कर रहे थे, वह एक बोतल अल्कोहल लाया और ओबाई को एक ड्रिंक की पेशकश की। दोनों टीमों के बीच सौहार्द का एक संकेत। ड्रिंक पीने पर शिनमॉन बेकाबू हंसने लगा और वादा किया कि जब भी जरूरत होगी वह उनकी मदद करेगा। उसके बेतुके भाव को देखकर शिनरा अपनी हंसी रोक नहीं पाया।
इस बीच 2 व्हाइट क्लैड ऑपरेटिव्स अपने संगठन में लौट आए थे और अपने नेता को रिपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने पुष्टि की कि उनका एक व्यक्ति गिर गया था और लपटों का धारक, जिसकी इवांजेलिस्ट को तलाश थी, दिखाई दे चुका था। इन तीनों के नाम सामने आए। जिसने भेष बदला था वह जोना था, स्नाइपर एरो थी और उनका नेता कोई और नहीं बल्कि शिनरा का छोटा भाई शो था। इसी समय डिवीजन 8 ने विज्ञान डिवीजन को भरने के लिए एक नए सदस्य का स्वागत किया, क्योंकि एम्पायर ने सभी इकाइयों में उस भूमिका के लिए सुदृढ़ीकरण का आदेश दिया था। डिवीजन 8 में नियुक्त नया बंदा विक्टर था, वही वैज्ञानिक जिसने श्रृंखला की शुरुआत में जोकर द्वारा उपयोग किए गए ऐश पाउडर को विकसित किया था। क्योंकि वह आधिकारिक तौर पर शामिल हो चुका था, विक्टर ने शिनरा के पैरों की जांच करने का अनुरोध किया, पर हिबाना की मौजूदगी में हिबाना की इजाजत के बिना कोई भी शिनरा को हाथ नहीं लगा रहा था। विक्टर के रिकॉर्ड्स की जांच करने पर उन्होंने पाया कि वह अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली था, जिसमें कोई स्पष्ट कमी नहीं थी। उसने अपनी यूनिवर्सिटी से टॉप स्टूडेंट के रूप में ग्रेजुएशन किया था और अग्निशमन प्रौद्योगिकी अनुसंधान के क्षेत्र का नेतृत्व करता था। हालांकि उसकी उत्कृष्टता ने उसे अकेलापन दिया। यही वजह थी कि वह यहां आकर खत्म हुआ, क्योंकि डिवीजन 8 में अभी भी एक विज्ञान अधिकारी और एक मैकेनिकल इंजीनियर दोनों की कमी थी। उन्हें एक की भर्ती करनी थी। ओबाई ने पहले ही एक इंजीनियर पर विचार कर लिया था, वल्कन नाम का एक आदमी, जिसे गॉड ऑफ मैकेनिक्स के नाम से जाना जाता था, जिसने कई फायर फोर्स टीमों और यहां तक कि एम्पायर के इंडस्ट्रियल ग्रुप को भी मना कर दिया था। हिनावा ने सीधे वल्कन के वर्कशॉप में जाने का सुझाव दिया, पर वल्कन फायर फोर्स और इंडस्ट्रियल ग्रुप दोनों से नफरत करने के लिए जाना जाता था, क्योंकि उनके कनेक्शन थे। ओबाई ने शिनरा, आर्थर और सिस्टर को बातचीत के लिए भेजने का फैसला किया, क्योंकि वल्कन उनकी उम्र का था। उन्होंने कैजुअल कपड़े पहने, ये जानते हुए कि भर्ती मुश्किल होगी, पर कोशिश करने के लिए दृढ़ थे। वल्कन के वर्कशॉप पहुंचने पर आर्थर ने सीधे कहा कि वह एक फायर सोल्जर है, जिस पर वल्कन ने तुरंत उस पर एक कैन फेंक दिया और उन्हें भगा दिया। जाते समय उनकी मुलाकात यू से हुई, जो वल्कन का अप्रेंटिस था, और उसने महसूस किया कि वे उसके मास्टर को भर्ती करने आए थे। यू ने वल्कन को बुलाया, जो अभी सामान खरीद कर लौटा था। वल्कन ने सीधे तिकड़ी से कहा कि वह कभी फायर फोर्स के लिए काम नहीं करेगा। यह जानते हुए कि उनके पास कोई मौका नहीं था, शिनरा ने जाने का सुझाव दिया, पर यू अपने मास्टर को मनाने के लिए दृढ़ था। यू सिर्फ एक युवा लड़का नहीं था, उसे बचपन से मैकेनिक्स का जुनून था और वह वल्कन के कौशल की प्रशंसा करता था, खुद को अप्रेंटिस कहता था। उसने वल्कन के टैलेंट्स को समझाया। हालांकि खोपड़ी जैसी चीजें डिजाइन करने की उसकी प्राथमिकता थोड़ी संदिग्ध थी। कोई नहीं जानता था कि वल्कन इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमरेट से इतनी नफरत क्यों करता था कि उसने उनके हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यू को सिर्फ इतना पता था कि उन्होंने वल्कन की सामग्री की आपूर्ति बंद कर दी थी, पर वल्कन के पास शायद एक गहरा कारण था। ये मानते हुए कि डिवीजन 8 दूसरों से अलग है, शिनरा ने यू को उन्हें वर्कशॉप के अंदर ले जाने के लिए मना लिया। वहां उनकी मुलाकात वल्कन की असिस्टेंट लीसा से हुई। वल्कन ने अभी अभी एक खराब इंजन ठीक किया था और यह महसूस करते हुए कि वह वास्तव में टूटा नहीं था, उसने उसे किक मारकर दूर कर दिया। तीनों को अंदर देखकर उसने उन पर एक और कैन फेंका, पर शिनरा ने बात करने पर जोर दिया। अचानक एक परिचित शख्सियत आ गई, कोई जो वल्कन से अक्सर मिलने आता था। वल्कन उससे मिलने बाहर गया। यह आदमी डिवीजन 3 का कैप्टन था। वल्कन जानता था कि यही आदमी था जिसने उसके सामान की आपूर्ति काट दी थी। कैप्टन ने एक बार फिर वल्कन को डिवीजन 3 में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, अनलिमिटेड रिसोर्सेज का वादा किया। उसने चेतावनी दी कि यह वल्कन का आखिरी मौका था। प्रस्ताव को अनदेखा करने के परिणाम होंगे। वल्कन जानता था कि आदमी उसे नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता था, जैसा उसने उसके दादा और पिता के साथ किया था। धमकियों के बावजूद वल्कन ने झुकने से इनकार कर दिया। अंदर आने पर शिनरा ने देखा कि वल्कन डिवीजन 3 से दबाव में था, पर फिर भी उसने उन तीनों को वैसे ही देखा जैसे वह दूसरे फायर फाइटर्स को देखता था। अचानक आर्थर और सिस्टर आइरिस वर्कशॉप में इधर उधर करने लगे। वे जो भी बटन देखते उसे दबाते। रोकने के बावजूद उन्हें देखकर वल्कन को मजा आया कि वे सच में फायर फोर्स का हिस्सा थे। ये जानते हुए कि वे खाली हाथ नहीं जा सकते, वल्कन ने उन्हें कुछ दिखाने का फैसला किया जो उसने अपने पिता और दादा के साथ बनाया था। उसने एक मशीन को सक्रिय किया जिससे एक 3D प्रोजेक्टर सामने आया। वह उन्हें पृथ्वी के प्राचीन जीव और वर्तमान के भी दिखाना चाहता था। उसका सपना विलुप्त प्रजातियों को बहाल करने में सक्षम प्रौद्योगिकी विकसित करना था। यह सुनकर शिनरा को तुरंत पता चला कि वल्कन डिवीजन 8 के लिए परफेक्ट व्यक्ति था। उसने वल्कन को कम से कम कैप्टन ओबाई से मिलने के लिए आमंत्रित किया, पर वल्कन ने साफ मना कर दिया और चला गया। शिनरा ने फिर लीसा से पूछा कि वह वल्कन के साथ कैसे रहने लगी। उसने समझाया कि उसने अपने परिवार को इन्फर्नल में खो दिया था और उसे एक कॉन्वेंट भेजा गया था, पर अंततः भाग गई और स्क्रैपयार्ड में शरण ली जब तक वल्कन ने उसे नहीं अपनाया।
पास के कब्रिस्तान में वल्कन के पिता और दादा की कब्रें थीं। वल्कन के दादा के 2 शिष्य थे, उनका बेटा और डिवीजन 3 का कैप्टन। हालांकि अज्ञात कारणों से वल्कन के दादा और पिता दोनों का निधन हो गया, जबकि कैप्टन फायर फोर्स में शामिल हो गया और औद्योगिक कॉन्ग्लोमरेट के साथ जुड़ गया। वल्कन के परिवार को लंबे समय से कॉन्ग्लोमरेट से नफरत थी, पर पूरी जानकारी किसी को नहीं पता थी। जो कुछ भी वे सीख सकते थे, सीख कर वे अंदर लौट आए। अचानक शिनरा को वही सनसनी महसूस हुई जो उसे डिवीजन 7 के वाइस कैप्टन से खामोश मदद की पुकार सुनने पर हुई थी। इस बार उसे जो महसूस हुआ वह डिवीजन 3 के कैप्टन की हत्या की मंशा थी। आर्थर जाने को तैयार था, पर शिनरा ने रुकने पर जोर दिया। वल्कन, जिसका लक्ष्य अविनाशी चीजें बनाना था, हमेशा अपने आविष्कारों को फेंककर उनका परीक्षण करता था। उसे उम्मीद थी कि उनका रिश्ता भी उतना ही अटूट होगा। इस बीच शिनरा ने आर्थर और सिस्टर आइरिस को अपनी इंट्यूशन के बारे में बताया। क्योंकि यह डिवीजन 7 में सच साबित हुई थी, उसे शक था कि वल्कन असल में खतरे में हो सकता है। उसने उनसे वल्कन को चेतावनी देने को कहा, जबकि वह ऊपर से गश्त करेगा। उसी पल डिवीजन 3 के कैप्टन ने अपने आदमियों को वल्कन और वर्कशॉप में सभी को खत्म करने का आदेश दिया। उसके साथ ही व्हाइट क्लैड थे। जब आर्थर और सिस्टर ने वल्कन को चेतावनी दी तो उसे विश्वास नहीं हुआ और उसे लगा कि वे उसे शामिल होने के लिए मजबूर करने के लिए धमकियों का इस्तेमाल कर रहे थे। पर इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाता, व्हाइट क्लैड ऑपरेटिव्स का झुंड दिखाई दिया। आर्थर हैरान था कि शिनरा ने उन्हें घेरने कैसे दिया। तभी कैप्टन ने शिनरा को पकड़ा। रस्सियों से मुक्त होकर शिनरा ने आदमी के हमलों को चकमा दिया, जबकि बाइंडिंग्स के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। पर इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया दे पाता, कैप्टन उसके पीछे आ गया और उसे बिजली का झटका दिया। 2 मिलियन वोल्ट का झटका एक राक्षस को भी गिरा देगा। उसने टिप्पणी की कि शिनरा असफल रहा क्योंकि उसने ठीक से तैयारी नहीं की थी, जबकि उसकी अपनी योजना उम्मीदों से ज्यादा थी। फिर उसने शिनरा को इवेंजलिस्ट के पास ले जाने के लिए सुदृढ़ीकरण बुलाया। आर्थर इस बीच लड़ नहीं पा रहा था। उसकी शक्ति तभी काम करती थी जब वह एक नाइट के पर्सोना को पूरी तरह से अपनाता था। जितना मजबूत उसका विश्वास, उतनी मजबूत उसकी क्षमताएं। ये देखकर वल्कन, यह महसूस करते हुए कि आर्थर कितना सीधा साधा था, जल्दी से उसके लिए एक तलवार की मूठ और एक केप बनाई। हालांकि आर्थर को अभी भी एक घोड़े की कमी थी। पूरी तरह से सुसज्जित होकर आर्थर बाहर आया, अब केप पहने, अपनी तलवार पकड़े और अपनी कमर से एक गधे का सिर बंधा हुआ था। पर जब तक वह खुद को एक नाइट के रूप में देखता था, यह काम करता था। अपनी तलवार खींचते ही उसकी शक्ति वास्तव में बढ़ गई। उसने घोषणा की कि वह पवन चक्की और अंदर की राजकुमारी की रक्षा करेगा। एक ही वार में उसके पीछे के दुश्मनों के भ्रम गायब हो गए, क्योंकि केवल 2 असली दुश्मन थे। आर्थर चिंतित नहीं था। बड़े वाले ने एक जलते हुए मेज के साथ हमला किया, पर आर्थर ने उसे एक ही वार में पीछे धकेल दिया। इल्यूजनिस्ट ने भी हमला किया, पर आर्थर का पलटवार सब कुछ काट गया। इल्यूजनिस्ट ने फिर अपना असली रूप दिखाया। आर्थर को दिखाया कि वह गधे के सिर के साथ कितना बेतुका लग रहा था। इस एहसास से आर्थर की शक्ति काफी गिर गई। गधे के बिना भी आर्थर भड़क गया था और लड़ने के लिए दृढ़ था। इस बीच वल्कन ने यू और लीसा को भागने का निर्देश दिया। उनकी सुरक्षा सिस्टर आइरिस को सौंप दी। हालांकि वे उसे पीछे नहीं छोड़ना चाहते थे, वल्कन ने उन्हें उसकी वजह से नुकसान नहीं होने दिया। उसे अपने परिवार का बदला लेना था। उसके परिवार ने अमाटेरासु पावर प्लांट बनाया था और उनके अलग होने के बावजूद उसे विश्वास था कि उनका बंधन अटूट रहेगा। हालांकि लीसा ने अचानक अपने असली रंग दिखाए। वह असल में इवेंजलिस्ट की एक एजेंट थी, जिसे अमाटेरासु की चाबी खोजने के लिए भेजा गया था। उसी समय डिवीजन 3 का कैप्टन आ गया, बेधड़क वर्कशॉप में चलता हुआ। आर्थर उसे रोक नहीं पाया क्योंकि उसे 2 दुश्मनों ने रोक रखा था। कैप्टन ने वल्कन से चाबी सौंपने या मरने की मांग की। उसने वल्कन के परिवार का मजाक उड़ाया, उन्हें दयालु कहा, क्योंकि वे पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं लोगों द्वारा धोखा दिए गए जिन पर वे परिवार की तरह भरोसा करते थे। उनकी मूर्खता के बावजूद बार बार धोखा खाने के लिए वे हमेशा अमाटेरासु के मामले में अत्यंत सतर्क रहे थे। वल्कन को धमकाने के लिए कैप्टन ने यू को पकड़ा और उसे एक बार गोली मार दी। फिर भी वल्कन को किसी चाबी की कोई जानकारी नहीं थी, तो कैप्टन ने उसे बार बार मारा, यह महसूस करते हुए कि वल्कन को वास्तव में नहीं पता था। उसने 3D प्रोजेक्टर को तोड़कर अपनी निराशा व्यक्त की। हालांकि ऐसा करते हुए उसे आखिरकार वह मिल गया जिसकी वह तलाश कर रहा था। इस बीच हिबाना आ गई और उसने शिनरा को बचाया। उसने उसे तुरंत ले जाने पर विचार किया और बाद में उसे ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि जैसे ही उसने उसे आजाद किया, वह सीधे वर्कशॉप में वापस चला गया। आर्थर से फिर से मिलकर शिनरा ने उसे बाहर का काम संभालने दिया, जबकि वह अंदर चला गया। जैसे ही कैप्टन चाबी मिलने पर खुश हो रहा था, शिनरा उड़कर अंदर आया और उसके चेहरे पर किक मारी। अब शिनरा को लीसा का सामना करना था। कैप्टन हैरान था कि शिनरा कैसे बच निकला था, जबकि हिबाना आर्थर की मदद करने आई थी। हालांकि शिनरा पर ध्यान केंद्रित करने में उसने आर्थर को भी मार दिया।
अंदर लीसा ने लपटें पैदा की जो चुंबकीयता से आकर्षित होकर शिनरा को बांध रही थीं। क्योंकि मानव शरीर में महत्वपूर्ण मात्रा में चुंबकीय पदार्थ होते हैं, वह मुक्त नहीं हो पाया। वल्कन ने जल्दी से आइरिस से दीवार पर हर बटन दबाने को कहा, जिससे कई मैकेनिकल जानवरों के सिर नीचे गिर गए, जिनमें से ज्यादातर वर्कशॉप से बाहर उड़ गए। बाहर आर्थर लगभग खत्म हो चुका था, पर हिबाना को एक उड़ते हुए मैकेनिकल सिर से टक्कर लगी, जिससे उसका हमला बाधित हो गया। चुंबकीय ध्रुव के रिडायरेक्ट होते ही शिनरा आजाद हो गया। उसने तुरंत एक किक मारी, जिससे कैप्टन वर्कशॉप से बाहर उड़ गया। हालांकि उसी पल शिनरा का छोटा भाई शो दिखाई दिया। शिनरा ने उसे तुरंत पहचान लिया, पर शो, जिसे अपने भाई की कोई याद नहीं थी, ने उसे नजरअंदाज किया और उसे मुक्का मारा। जब आर्थर अंदर घुसा तो शो ने उसे काट दिया और फिर शिनरा को अपनी तलवार के कुंद हिस्से से फिर से मारा। चाबी सुरक्षित होने के बाद शो ने शिनरा को ले जाने का आदेश दिया। तभी वल्कन एक तेज ट्रक में शिनरा और आर्थर को बचाने आ गया। ड्राइवर विक्टर कोई और नहीं बल्कि विक्टर था। वल्कन ने लीसा को माफ करने की कोशिश की और उसे अपने साथ चलने की पेशकश की, पर उसने उसका हाथ पकड़ने से मना कर दिया। शो ने फिर लगभग सोनिक गति से उनका रास्ता रोक दिया। उसी पल जोकर आ गया। शिनरा को पकड़े जाने देने को तैयार नहीं था। उसकी गति शो के बराबर थी, जिससे समूह को भागने का मौका मिला। जोकर भी पीछे हट गया। उसने शो की तलवार को थोड़ा काट दिया था, पर उसने माना कि शो वाकई एक राक्षस था। उसके बाद शिनरा यू को अस्पताल ले गया, इससे पहले कि वल्कन से मिले। दोनों को लगा कि वे एक जैसे हैं, पारिवारिक मामलों से परेशान, और उन्होंने अपने परिवारों को वापस लाने का संकल्प लिया। वल्कन ने डिवीजन 8 में अस्थायी रूप से रहने का फैसला किया और ओबी बाद में उन्हें वापस लाने के लिए आया। मुख्यालय लौटने पर शिनरा तमाकी के खाने को लेकर चिंतित था, पर जब उसे पता चला कि हिनावा इंचार्ज था तो उसने राहत की सांस ली। अनजाने में तमाकी को नाराज कर दिया। रात के खाने के दौरान शिनरा और आर्थर झगड़ते रहे, जब तक ओबाई ने उन्हें याद नहीं दिलाया कि उनका एक मेहमान है। सबने हिनावा के खाने की तारीफ की और तीनों लड़कियों को एहसास हुआ कि वे उसके मुकाबले स्त्रीत्व में पीछे थीं। ओबाई ने वल्कन को आश्वस्त किया कि वह शामिल होने के बारे में अपना समय ले सकता है। उसे बिना किसी परवाह के सुरक्षित रखने का वादा किया। उसने उम्मीद की कि वल्कन खुले दिमाग से अपना फैसला करेगा। अगले दिन वल्कन शिनरा और आर्थर के साथ वर्कशॉप लौट आया। उसने अपने पिता और दादा से माफी मांगी, ये कहते हुए कि वह उनसे अपना वादा तोड़ेगा और फायर फोर्स में शामिल होगा। हालांकि वह अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहा। उसके साथ वल्कन आधिकारिक तौर पर डिवीजन 8 में शामिल हो गया। साथ में खोपड़ी की सजावट के प्रति अपनी पसंद भी लाया, जो ओबाई को भी पसंद आई। कुछ दिनों बाद तमाकी के पुराने कैप्टन कम ने जानकारी के आदान प्रदान के लिए डिवीजन 8 के मुख्यालय का दौरा किया। शिनरा को एहसास हुआ कि शो के फैक्शन के साथ टकराव इनएविटेबल था। इस बीच आर्थर और हिनावा वल्कन के गैजेट्स का पूरा मजा ले रहे थे, जिससे माकी चिढ़ गई। हिबाना ने फिर ओबाई से आइरिस को उनके मेहमानों को चाय परोसने के लिए कहने पर सामना किया, पर आइरिस ने जोर दिया कि उसने ये स्वेच्छा से किया। उसने बस पूछा कि हिबाना इतनी ऊंची सीट पर क्यों बैठी थी। हिबाना को बस करम के साथ एक ही स्तर पर बैठना नापसंद था। आइरिस के कमरे से चले जाने के बाद कैप्टन्स ने अपनी चर्चा शुरू की। डिवीजन 7 के वाइस कैप्टन शिनमोन की जगह आए थे और उन्होंने बताया कि उनकी टीम को हाल ही में इवेंजलिस्ट के फैक्शन के बारे में पता चला था, जिसे अस्थायी रूप से व्हाइट क्लैड कहा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि इन्फर्नल से जुड़े कई हालिया मामले असल में उनके कारण थे। कुम को शक था कि व्हाइट क्लैड सिर्फ इन्फर्नल्स नहीं बना रहे थे, बल्कि एक खास क्षमता की तलाश कर रहे थे। ओबाई ने दूसरी ओर अनुमान लगाया कि उनका उद्देश्य अमट रासू से संबंधित हो सकता है, यह देखते हुए कि डिवीजन 3 का कैप्टन उसकी चाबी की तलाश कर रहा था। वल्कन ने खुलासा किया कि टीवी पर दोषी ठहराया गया आदमी एक धोखेबाज था। उसे असली कैप्टन का चेहरा पता था। संक्षेप में, अगर वे व्हाइट क्लैड्स की गतिविधियों की जांच करना चाहते थे तो उन्हें उनका बेस खोजना था। ओबाई ने दूसरों को सूचित किया कि विक्टर को पहले ही उस काम के लिए नियुक्त कर दिया गया था। इस बीच जोकर ने विक्टर से संपर्क किया, उसे फायर फोर्स के साथ काम करने के लिए मजाक उड़ाया। हिबाना को विक्टर पर भरोसा करने में अभी भी अनिश्चितता थी, पर ओबाई ने स्वीकार किया कि वह अब तक अच्छा कर रहा था। ओबी की डिवीजन 8 व्हाइट क्लाउड के बेस का पता लगाने और उसमें घुसपैठ करने का मिशन लेगी, पर हाइबाना को संदेह था कि ओबी के रुकीज विश्वसनीय थे। जोकर सहमत हुआ, ये कहते हुए कि भले ही विक्टर को व्हाइट क्लैड्स का स्थान मिल जाए, डिवीजन 8 उनके खिलाफ कोई मौका नहीं पाएगा, खासकर शो के खिलाफ जिसकी शक्ति इवेंजलिस्ट से जुड़ी थी। ओबाई ने स्वीकार किया कि उसकी टीम में महान क्षमताएं थीं, पर उनमें असली युद्ध का अनुभव नहीं था। डिवीजन 7 के वाइस कैप्टन ने फिर उल्लेख किया कि उनकी टीम में लड़ाई में अत्यधिक कुशल व्यक्ति था और सुझाव दिया कि ओबी के सदस्य उनके साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। जोकर ने विक्टर से यह भी पूछा कि क्या उसने शिनरा की लपटों को बेहतर बनाने का कोई तरीका खोजा था, जिस पर विक्टर ने जवाब दिया कि वह अभी भी उस पर काम कर रहा था।
शिनमोन को बाद में बताया गया कि उसे कुछ रिक्रूट्स को ट्रेन करना होगा। उसे इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह अभी भी ओबी की डिवीजन 8 का एहसानमंद था। शिनरा और आर्थर फिर शिनमोन से मिलने आए, जिसने उन्हें अपना पहला सबक सिखाया। कभी अपना गार्ड नीचे मत करो, क्योंकि असली लड़ाई में लापरवाही का मतलब मौत हो सकती है। इस बीच वल्कन ने एक मैग्नेटिक फायर एक्सटिंग्विशिंग बम का आविष्कार किया था, जो ओबाई को पसंद आया। शिनमोन ने शिनरा और आर्थर को उसे बिना किसी नियम के हमला करने के लिए चैलेंज किया। उन्हें ऐसे लड़ना था जैसे उनकी और उनके साथियों की जान दांव पर लगी हो। दोनों ने उस पर हमला किया, पर शिनमोन ने उनके सभी हमलों को आसानी से रोक दिया और फिर लड़ाई रोक दी। उनकी प्राकृतिक प्रतिभा अच्छी थी, पर अगर वे हिट नहीं कर पाए तो बेकार थीं। उसने उन्हें अपनी अद्वितीय तकनीकें विकसित करने का निर्देश दिया। कुछ ही देर बाद विक्टर शिनरा की गति बढ़ाने के तरीके के साथ आया, जेट प्रोपल्शन का उपयोग करके। विक्टर ने शिनमोन से एक जेट फ्लेम के अपने वर्णन को दोहराने के लिए कहा। आग को एक दिशा में केंद्रित करके, बल बढ़ाकर, उसे संपीड़ित करके और फिर उसे छोड़कर कोई जेट इंजन के समान प्रणोदन प्रभाव प्राप्त कर सकता है। जब शिनमोन ने इसका परीक्षण किया तो वह पीछे की ओर उड़ गया। यह वह तकनीक थी जिसे शिनरा को सीखने की जरूरत थी, क्योंकि उसकी लपटें बहुत फैली हुई थीं, जिससे उनका प्रभाव कम हो रहा था। शिनमोन ने फिर शिनरा को अपनी लपटों को ठीक से नियंत्रित करना सीखने का काम सौंपा, जबकि आर्थर को उसके साथ स्पारिंग जारी रखनी थी। शिनरा ने अपनी लपटों को नियंत्रित करने की कोशिश की, पर उसे अपने पैरों का उपयोग करना उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल लगा। उसने सोचा कि शिनमोन ने अपनी लौ तकनीकों में इतनी आसानी से महारत कैसे हासिल की। इस बीच मकी अपने 2 फायर स्पिरिट्स के साथ खेल रही थी, जब हिनावा ने उसे आग से खेलने के लिए डांटा, जबकि वह एक फायर फाइटर थी। हालांकि वल्कन ने माकी से उन्हें बुलाने का अनुरोध किया था, क्योंकि उसने अभी अभी एक उपकरण बनाया था जो उसे अपनी शक्ति को ईंधन के रूप में उपयोग करने की अनुमति देगा। जैसे ही शिनरा अभ्यास करता रहा, वह अजीब हाथ के हाव भाव और चेहरे के भाव बनाता रहा जैसे उसे कब्ज हो। शिनमोन ने यह देखा, पर इससे पहले कि वह टिप्पणी कर पाता, आर्थर ने उस पर हमला किया। शिनमोन ने आर्थर को तुरंत नीचे गिरा दिया और उससे कहा कि अगर वह घातक हमला करना चाहता है तो उसे अपना मुंह बंद रखना चाहिए और बस हमला करना चाहिए। फिर वह शिनरा की ट्रेनिंग देखने चला गया, जहां शिनरा ने पूछा कि हाथ की स्थिति लौ नियंत्रण को कैसे प्रभावित करती है। उसने समझाया कि अपनी युवावस्था में उसने एक मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था, जहां एक विशेष हाथ की स्थिति से ऊर्जा उसके पैरों में प्रवाहित होती थी। उसने शिनरा को तकनीक का प्रदर्शन किया, जिसने फिर अपना प्रशिक्षण फिर से शुरू किया, जबकि शिनमन आर्थर के साथ स्पारिंग जारी रखता था। जब शिनरा ने पहली बार नई हाथ की स्थिति और ऊर्जा प्रवाह तकनीक का उपयोग करने का प्रयास किया, तो वह लगभग जमीन से उठने में कामयाब रहा और अपने पैरों के नीचे लपटों को संपीड़ित महसूस कर सका। अपने अगले प्रयास में उसने अधिक तीव्रता से ध्यान केंद्रित किया और अचानक सीधा हवा में उछल गया। शिनमोन हैरान था, पर फिर भी आर्थर को एक हिट मारा, उसकी प्रशंसा की कि उसने आखिरकार हमला करते समय अपना मुंह बंद रखा। प्रशिक्षण सत्र जारी रहा और डिवीजन 7 का वाइस कैप्टन शिनमोन को खुद का आनंद लेते देखकर खुश था। क्योंकि आर्थर और शिनरा उसके समय के योग्य लड़ाके थे, उन्होंने शाम तक प्रशिक्षण लिया। जिस बिंदु पर शिनमोन ने दिन भर का काम खत्म कर दिया, उसने शिनरा से अपनी नई तकनीक के लिए जल्द ही एक नाम सोचने का आग्रह किया। उस रात वाइस कैप्टन ने शिनमोन से 2 रुकीज के बारे में, उसके विचारों के बारे में पूछा, और शिनमोन ने जवाब दिया कि वे अभी भी बच्चे थे, जिन्हें सख्त प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। इस बीच शो और व्हाइट क्लैड को पता चला था कि फायर फोर्स ने उनका स्थान खोज लिया था। भागने के बजाय उन्होंने वहीं रुकने और लड़ाई की तैयारी करने का फैसला किया। उसी समय शिनरा अपने बचपन को याद कर रहा था। उसकी माँ उसे डराती थी कि दुर्व्यवहार करने वाले बच्चों को नेदर नामक एक भयानक जगह पर ले जाया जाएगा। जब भी वह इसका उल्लेख करती तो शिनरा तुरंत अच्छा व्यवहार करता, पर अब उसने कसम खाई कि अगर उसके छोटे भाई शो को नेदर ले जाया गया है तो वो वहां जाने और उसे वापस लाने में संकोच नहीं करेगा। वह पल तब आया जब ओबाई और विक्टर ने उसे सूचित किया कि शो और व्हाइट क्लैड वास्तव में नेदर में थे। आइरिस के अनुसार नेदर एक गंदी जमीन थी जो सूर्यदेव के प्रकाश से अछूती थी, पर वैज्ञानिक रूप से यह बस टोक्यो के अंडरग्राउंड रूइंस थे, एक फॉरबिडन प्लेस के रूप में। इसका व्हाइट क्लैड से संबंध ने केवल इस बात की पुष्टि की कि वे विधर्मी थे। नेदर कभी टोक्यो का सबवे सिस्टम था, पर इसे महान प्रलय के दौरान दफना दिया गया था। अब यह इन्फर्नल बनाने वालों का बेस बन गया था। ओबी ने व्हाइट क्लाउड के बेस में घुसपैठ करने और हमला करने की योजना बनाई, यह मानते हुए कि उसके अंदर वे इन्फर्नल निर्माण के पीछे का रहस्य उजागर करेंगे। यह मृतकों के लिए रिक्वियम नहीं था, ये एक असली लड़ाई होगी। उसने शिनरा को यह भी आश्वस्त किया कि वे उसके भाई को वापस लाएंगे। बैठक के अंत में ओबाई ने अप्रत्याशित रूप से टमाकी को एक पल के लिए रुकने के लिए कहा। बाद में उस रात शिनरा को सिस्टर आइरिस से जुड़ा एक अजीब सपना आया, जबकि ओबाई ने एक और भूकंप देखा। ये झटके हाल ही में ज्यादा बार आ रहे थे।
अगली सुबह पूरी डिवीजन नेदर के लिए निकल पड़ी। प्रवेश केवल होली सॉल टेम्पल की अनुमति से ही संभव था, और क्योंकि उन्होंने अंदर जाने वाले लोगों की संख्या सीमित कर दी थी, इसलिए केवल डिवीजन 8 ही मिशन में भाग लेगी। आयरिस ने नेदर को एक भयानक जगह के रूप में वर्णित किया, जिससे और भी ज्यादा चिंता हुई। अंदर जाने से पहले आर्थर ने पूछा कि क्या शिनरा डरा हुआ था, जिस पर उसने जवाब दिया नहीं, ताकि वह अपना चेहरा बचा सके। दोनों लड़कियों को वह जगह अनसेटलिंग लगी, पर वल्कन बिल्कुल भी विचलित नहीं था। वह पहले भी पानी की व्यवस्था की मरम्मत के लिए वहां गया था। हिनावा ने सबको फोकस रहने की याद दिलाई ताकि आयरिस एक प्रार्थना कर सके। दरवाजा अचानक खुला, पर यह केवल वल्कन था जो लीवर खींच रहा था। इसमें कोई जादू शामिल नहीं था। अंदर अंधेरा जबरदस्त था और ओबाई भी आगे बढ़ने में हिचकिचा रहा था, जिससे आर्थर को उसे अंदर धकेलना पड़ा। हिनावा ने माकी से प्रकाश प्रदान करने के लिए कहा, तो उसने अपने 2 फायर स्पिरिट्स को बुलाया। ओबे ने सबको अलर्ट रहने की चेतावनी दी, क्योंकि वे इवेंजलिस्ट के बेस में प्रवेश करने वाले थे, जहां इन्फर्नल्स के रहस्य छिपे थे। व्हाइट क्लैड ने पहले ही उनके आने की उम्मीद कर ली थी और एक जाल बिछा रखा था। अचानक टीम एक घने कोहरे से घिर गई। उन्हें एक एक करके अलग कर दिया गया और उन्हें खींच लिया गया। आयरिस टमाकी का हाथ पकड़े हुए थी, पर फिर उसने देखा कि 2 टमाकी थीं। दोनों ओबाई की ओर भाग रही थीं। जब कोहरा साफ हुआ तो केवल ओबाई और वल्कन ही बचे थे। शो ने सुना कि डिवीजन 8 को अलग कर दिया गया था, तो उसने एरो को युद्ध में शामिल होने का आदेश दिया और अपने सबसे घातक असैसिन असॉल्ट को युद्ध के मैदान में भेजा। जब यह सब हो रहा था, तमाकी आयरिस को यह साबित करने की कोशिश कर रही थी कि वह असली वाली थी और दूसरी एक धोखेबाज थी। नकली की आवाज एक बूढ़े आदमी की थी और वह अपनी सिग्नेचर फ्लेमिंग कैट ईयर्स भी नहीं बना सकती थी। हालांकि जब तमाकी फिसल गई और उसके कपड़े उतर गए, तभी आयरिस को विश्वास हुआ कि वह असली वाली थी। धोखेबाज भाग गया और उसके तुरंत बाद दोनों की मुलाकात व्हाइट क्लैड्स के सबसे घातक असैसिन असॉल्ट से हुई। इस बीच माकी को अलग कर दिया गया था और वह खुद को एक अंधेरे डरावनी जगह में पाती है, अनिश्चित की छाया में क्या छिपा है। जब व्हाइट क्लैड सदस्यों का एक समूह उभरा तो उसे राहत मिली कि वे भूत नहीं थे। नेता वही था जिसने डिवीजन 3 के कैप्टन के साथ सहयोग किया था और पहले वल्कन पर हमला किया था। अब जब उसे पता था कि वे कौन हैं, तो वह बिना किसी झिझक के लड़ सकती थी। इंसान आखिर निपटाए जा सकते थे। उसने वल्कन द्वारा बनाए गए हथियार सक्रिय किए। दुश्मन ने देखा कि डिवीजन 8 ने उनके पिछले मुकाबले के बाद से स्पष्ट रूप से सुधार किया था। माकी को याद आया कि ये वही थे जिन्होंने उसके जूनियर्स को चोट पहुंचाई थी। उसने उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया। जब उन्होंने उस पर लपटें दागी तो उसने उन सब को रोक दिया और एक तोप उड़ाई, जिससे उनमें से एक बेहोश हो गया, जबकि दूसरी तोप ने एक और को गिरा दिया। एक क्लोज कॉम्बैट विरोधी ने उस पर हमला किया, पर उसने उसका सिर पकड़ा और उसे हेडबट मारा। एक और ने उसे मारने की कोशिश की, पर उसने हमले को टाल दिया। उसकी टांग को स्वीप किया और सीधे उसके जबड़े पर एक घुटने का वार किया, इससे पहले कि उसे एक और तोप के शॉट से खत्म कर दिया जाए। केवल दुश्मन कैप्टन बचा था। उसने एक फ्लेमिंग स्पाइक्ड मेस निकाला और माकी पर घुमाया, पर उसने उसे रोक दिया और अपनी दोनों तोपों से उसके चेहरे पर मुक्का मारा, इससे पहले कि वह एक भयंकर हमले में कूद पड़े। वह खड़ा रहा। उसे बस एक ऐसी महिला के रूप में खारिज कर दिया जिसमें उसे गिराने की ताकत नहीं थी। गुस्से में माकी ने हमला किया और उसके सिर पर एक अंतिम वार किया, जिससे वह बेहोश हो गया। इस बीच असॉल्ट ने एक फायर बुलेट बनाई और तमाकी पर दागी। जब वह हमला करने के लिए भागी, उसे तुरंत हिट किया। यह महसूस करते हुए कि उसे लपटों के प्रति काफी प्रतिरोध था, उसने और अधिक बुलाया। उन्हें जल्दी खत्म करना चाहता था। उसने स्वीकार किया कि उसे महिलाओं को यातना देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तमाकी को याद आया कि पिछली रात ओबाई ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह इस मिशन में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं थी, पर डिवीजन 8 की एक गर्वित सदस्य के रूप में उसने आने का फैसला किया था। शिनरा ने सुना था और उसे बताया था कि अगर उसे मदद की जरूरत हुई तो वह उसे बुला सकती है। हालांकि तमाकी ने खुद को याद दिलाया कि एक फायर फाइटर के रूप में उसका कर्तव्य दूसरों को बचाना था, न कि वह जिसे बचाने की जरूरत थी। नए दृढ़ संकल्प के साथ उसने अपनी शक्ति का उपयोग किया और असॉल्ट पर हमला किया। उसके संकल्प से प्रभावित होकर उसने उसे गंभीरता से लेने का फैसला किया और 2 फायर बुलेट्स को एक बड़े शॉट में मिला दिया। तमाकी उसे टालने में कामयाब रही, पर ऐसा करते हुए वह फिसल गई, जिससे असॉल्ट ने गलती से उसकी छाती पकड़ ली। घबराकर वह एक पल के लिए जम गया, जिससे आयरिस को मौका मिल गया और उसने उसे एक मेटल पाइप से सिर पर मारा, पर इससे वह गिरा नहीं, तो दोनों ने उसे बार बार मारा जब तक वह आखिरकार बेहोश नहीं हो गया। उसी समय हिनावा भी अलग हो गया था और अचानक उस पर हमला हुआ, जिससे उसे एक खंभे के पीछे छिपना पड़ा। उसका विरोधी एरो थी, जिसने दावा किया कि शिनरा की लपटें इतनी शक्तिशाली थीं कि वे पूरी मानवता को नष्ट कर सकती थीं। व्हाइट क्लैड आभारी थे कि डिवीजन 8 उसे यहां ले आई थी। हिनावा ने शिनरा के लिए उनके इरादे जानने की मांग की,
पर वह चुप रही। इस बीच शिनरा भी अलग हो गया था और अपने साथियों को खोज रहा था जब उसकी अप्रत्याशित रूप से विक्टर से मुलाकात हुई, जिसे व्हाइट क्लैड के एक सदस्य ने बंधक बना रखा था। अपहरणकर्ता ने विक्टर का इस्तेमाल लीवरेज के रूप में करने की कोशिश की, पर इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, शिनरा ने तेजी से हमला किया और उसे लात मारकर दूर कर दिया। दोनों ने फिर देखा कि हिनावा पास में ही एक लड़ाई में लगा हुआ लग रहा था और जल्दी से मदद करने के लिए दौड़ पड़े। हिनावा को पता था कि उसका स्थान उजागर हो गया था। वह एरो का पता लगाने के लिए संघर्ष कर रहा था, क्योंकि उसकी लपटों की तीव्रता उसकी स्थिति को छिपा रही थी। वह जानता था कि अगर उसे जीतने का मौका चाहिए तो उसे करीब आना होगा। उसने दूरी कम करने के लिए पास के ट्रेन कार में चला गया, पर एरो ने इस चाल का अनुमान लगा लिया था। जैसे ही वह कवर से बाहर निकला, उसने एक जलती हुई तीर दागा, जिसने सीधे ट्रेन को भेद दिया। एक बार फिर भागने के लिए मजबूर होकर वह मलबे से बाहर निकला। एरो ने घोषणा की कि एक बार उसका शिकार उसकी नजरों में आ गया तो कोई बच नहीं सकता था। हालांकि हिनावा दृढ़ रहा। वह शिनरा को उन लोगों को कभी नहीं सौंपेगा जिन्हें मानव जीवन का कोई सम्मान नहीं था। हालांकि एरो ने जोर दिया कि वे जिस बदलाव की तलाश कर रहे थे, उसे भावनाओं जैसी चीजों की कोई जरूरत नहीं थी। उसने दावा किया कि दुनिया के तरीकों का पालन करने वाले लोग बस मूर्ख थे, क्योंकि केवल इवेंजलिस्ट के आदर्श ही मायने रखते थे। हिनावा ने स्वीकार किया कि इस दुनिया में भावनाएं कभी कभी उतनी ही अर्थहीन हो सकती हैं जितना वे कहते थे। लोग बस अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए समाज की मशीन के पहिए बनने के लिए। यह वाकई आसान होता, पर फिर भी उसने अपने अधीनस्थों को ऐसे लोगों को सौंपने से मना कर दिया। अब समय आ गया था कि वह अपनी भावनाओं को बाहर निकाले। उसने अपने गुप्त हथियार का खुलासा किया। गन बैरल गोलियों से भरी हुई, शुद्ध विनाश के स्तर पर। सिर्फ एक शॉट से उसकी मारक क्षमता एक टैंक के बराबर थी। हालांकि गन बैरल हर शॉट के बाद टूट जाते थे, जिससे उसे लगातार उन्हें बदलना पड़ता था। पास में छिपे दो व्हाइट क्लैड सदस्य हिनावा के खुलने का इंतजार कर रहे थे, पर उन्हें जल्दी ही एहसास हुआ कि अब अंदर कदम रखना दो टैंकों के बीच गोलीबारी में खड़े होने जैसा ही होगा। हिनावा को जल्द ही दूर उड़ा दिया गया। एरो की स्थिति के बारे में अनिश्चित था। दूसरी तरफ वह उठने लगी थी, जबकि हिनावा पहले ही अपनी शारीरिक सीमा पर था, पर वह हार नहीं मान सकता था। अगर उसके लिए नहीं तो ओबी के अशिष्ट अधीनस्थों को कौन रोकेगा। उसने खुद को खड़ा होने के लिए मजबूर किया और आखिरी गोली चलाई। ठीक उसी क्षण एरो ने अपना तीर छोड़ा। उसकी गोली ने उसके शॉट से लपटों को सोख लिया, गति तेज कर दी और अंततः उसे गिरा दिया। थक कर वह आराम करने के लिए गिर गया। दो व्हाइट क्लैड मेंबर्स जो छिपे हुए थे आखिरकार सामने आए। उसे खत्म करने का इरादा था। हालांकि हिनावा ने छत की ओर एक गोली चलाई। उन्हें लगा कि वह चूक गया था, पर असल में उसने कुछ मारा था। आर्थर फिर दिखाई दिया, ऊपर से सब कुछ देख रहा था। उसने दुश्मनों में से एक को पहचाना जो पहले वल्कन के वर्कशॉप में था, और मामलों को एक बार और हमेशा के लिए निपटाने का फैसला किया। आर्थर ने अपनी स्थिति ली, जबकि दूसरे दुश्मन ने उसे धोखा देने के लिए कई भ्रम पैदा किए। फिर भी आर्थर शांत रहा। भ्रम से विचलित नहीं हुआ, क्योंकि वे कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। शिनमैन और उसके लेफ्टिनेंट ने आर्थर को कभी सिखाया था कि लड़ाई के दौरान प्रतिद्वंद्वी की सांस को कैसे महसूस किया जाए। अपनी असाधारण अवलोकन कौशल के साथ वह हल्की से हल्की हरकतों का भी पता लगा सकता था, जैसा कि शिनमैन ने सिखाया था। जब कोई हमला करता है तो उसकी सांस सामान्य वार से बदल जाती है। इसलिए जब भ्रम ने हमला किया तो आर्थर बेजान खड़ा रहा, अपनी स्थिति पकड़े रहा। जिस क्षण उसने विशिष्ट सांस महसूस की, उसने तुरंत अपनी तलवार घुमाई, हवा को काटते हुए। हिनावा ने मान लिया कि आर्थर ने सिर्फ इसलिए वार किया था क्योंकि उसने सांस छोड़ी थी, पर असल में इल्यूजनिस्ट जो एक खंभे के पीछे छिपा हुआ था अचानक गिर गया। आर्थर ने निष्कर्ष निकाला था कि दुश्मन का असली इरादा हिनावा को खत्म करना था, उसे नहीं। हिनावा पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया, जबकि आर्थर ने बताया कि बचा हुआ दुश्मन पहले ही भाग चुका था। आर्थर ने फिर हिनावा को उठाया और उसे दूसरों से फिर से मिलाने के लिए मार्गदर्शन किया। इस बीच तमाकी और आइरिस को सौभाग्य से माकी मिल गई थी। उसी समय ओबाई और वल्कन ने आगे जीवन के संकेत महसूस किए। जल्द ही दो आकृतियों से आमने सामने हो गए, लीसा और डिवीजन 3 का कैप्टन। लीसा व्हाइट क्लैड में शामिल हो गई थी और अब आदेशों का पालन कर रही थी। वह गुस्से में थी कि वल्कन फिर से फायर फाइटर बन गया था, पर उसने ऐसा सिर्फ उसे फिर से देखने के लिए किया था। हालांकि डिवीजन 3 के कैप्टन ने लीसा के दिमाग को हेरफेर करने में कोई समय नहीं गंवाया। उसकी शक्ति को बढ़ावा दिया और उसे उन दोनों पर हमला करने के लिए प्रेरित किया। ओबाई ने लीसा को पीछे धकेलने के लिए एक मैग्नेटिक बम फेंका, ये घोषणा करते हुए कि बड़ों का युवा पीढ़ी के प्रति कर्तव्य है कि वे कृतज्ञता का शोषण न करें और उसे जबरदस्ती के रूप में इस्तेमाल न करें। डिवीजन 3 के कैप्टन ने ओबी की बातों को नजरअंदाज किया।
यह दावा करते हुए कि उसे अब फायर फाइटर होने की जरूरत नहीं थी। इवेंजलिस्ट ने उसे दुनिया की सच्चाई बताई थी, इन्फर्नल्स क्यों दिखाई दिए और हमला किया, और शिनरा के अंदर मौजूद सर्वनाशकारी लपटों की वास्तविकता। ओबे ने उसकी तरह बनने से मना कर दिया और कॉम्बैट मोड में आ गया। हालांकि वह और वल्कन दोनों को लीसा के फायर बीस्ट्स ने जल्दी पकड़ लिया। डिवीजन 3 के कैप्टन ने मजाक उड़ाया कि उनके जैसे शक्तिहीन व्यक्ति लीसा को कभी नहीं हरा सकते। वह भी कभी एक सामान्य इंसान थी, पर उसने उसे एक इन्फर्नल बग से उजागर किया था, उसकी एबिलिटीज को जगाया था। ये शक्ति, उसने दावा किया, वही थी जिसने उसे उन लपटों से बचाया जिनकी उसे एक बार डर था, लपटें जिन्होंने उसके माता पिता को छीन लिया था। ओबे ने मैग्नेटिक बम का इस्तेमाल करके खुद को और वल्कन को आजाद किया, अपनी कुल्हाड़ी पकड़ी और डिवीजन 3 के कैप्टन पर हमला किया। पर लीसा की क्षमताएं अभी भी उसकी रक्षा कर रही थीं। वल्कन बग की असली नेचर जानना चाहता था, पर कैप्टन का उन्हें पता लगाने देने का कोई इरादा नहीं था। ओबे ने फिर एक अग्निशामक निकाला और लीसा के फायर बीस्ट को बुझाने की कोशिश की, पर इसका कोई असर नहीं हुआ। लीसा ने मजाक उड़ाया, फायर फाइटर को बेकार कहा। हालांकि ओबाय ने फायर फाइटर उपकरणों को बेकार नहीं माना। आखिर लोगों और उनकी संपत्ति की रक्षा करना फायर फाइटर का कर्तव्य था। कैप्टन ने लीसा को ओबाय को खत्म करने का आदेश दिया और उसने उसे अपनी टेंटिकल्स से दीवार में मार दिया। उसने दावा किया कि वह बस अपनी जान फेंक रहा था, पर ओबाय मौत की तलाश नहीं कर रहा था, वह उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसने उन फायर फाइटिंग बम्स को सक्रिय कर दिया जो उसने पहले लीसा के टेंटिकल्स मैं चुपके से लगाए थे, जिससे वह गिर गई। वल्कन ने उसे पकड़ा, पर कैप्टन ने उसे एक बार फिर वापस बुलाया, उसे याद दिलाया कि वह उस कर्ज को न भूले जो वह उस पर बकाया था। वल्कन लीसा को पकड़ नहीं पाया और कैप्टन ने उन दोनों को धमकाने के लिए उसे बंधक बना लिया। उसने वल्कन को ओबाई को गोली मारने का आदेश दिया। अगर उसने ऐसा किया तो लीसा आजाद हो जाएगी, अगर नहीं तो वह मर जाएगी। भारी दबाव में वल्कन को ट्रिगर दबाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपनी बात पर कायम रहते हुए कैप्टन ने लीसा को आजाद कर दिया। हालांकि ओबाई अचानक उछल पड़ा और एक रेलवे ट्रैक खींच लिया, कैप्टन को लीसा से अलग कर दिया। कैप्टन हैरान था, फायर फाइटर गियर बुलेट प्रूफ नहीं था, तो ओबाई अभी भी कैसे जिंदा था। ओबाई ने उसे गुप्त रखने की योजना बनाई, पर वल्कन ने खुलासा किया कि उसने टीम के फायर फाइटिंग सूट को अपग्रेड कर दिया था। एक मैकेनिक के रूप में वो अपने कैप्टन को कभी भी लड़ाई में तैयार ना होने देगा। कैप्टन अप्रभावित रहा, यह देखने के लिए उत्सुक था कि वे क्या कर सकते थे। उसने मशीनों का एक संग्रह अनावरण किया, पर वल्कन अब पेंगुइन हेलमेट पहने हुए आगे बढ़ा और उन्हें तोड़ दिया। ओबाई ने तेजी से लड़ाई में भाग लिया, वल्कन को लीसा को दूर ले जाने का मौका दिया। उसने सवाल किया कि कोई जो कभी फायर फाइटर था, इवेंजलिस्ट में अपना विश्वास रखते हुए इतना नीचे कैसे गिर गया। कैप्टन ने तर्क दिया कि इंसान बस दुनिया के लिए ईंधन थे, ऊर्जा के लिए इंसानों को जलाने और उपभोग करने का अंतहीन चक्र बस प्राकृतिक क्रम था। हालांकि ओबाई ने पलटवार किया कि इन्फर्नल्स और बग्स कृत्रिम रचनाएं थीं। कैप्टन ने इसे खारिज कर दिया, यह दावा करते हुए कि कृत्रिम शब्द इवेंजलिस्ट जैसे उत्कृष्ट प्राणी पर लागू नहीं होता। ओबी ने पलटवार किया कि इवेंजलिस्ट उसके जैसे कचरे द्वारा पूजी जाने वाली एक मूर्ति से ज्यादा कुछ नहीं था। कैप्टन ने हालांकि यह कहकर पलटवार किया कि सॉल का चर्च भी ऐसा ही करता था, एक देवता को प्रार्थनाएं अर्पित करता था जिसके अस्तित्व के बारे में अनिश्चितता थी। उसने मजाक उड़ाया कि ओबाई जैसे सामान्य लोग इवेंजलिस्ट की सच्ची प्रकृति को कभी नहीं समझ पाएंगे। इस बीच शिनरा को अचानक अजीब दृश्य दिखाई दी। एक अशुभ राक्षस बाहर निकल रहा था और उसे छू रहा था। उसने फिर खुद और शो को बच्चों के रूप में और एक रहस्यमय हाथ को उनकी ओर बढ़ते हुए देखा। वास्तविकता में वापस आकर उसने आगे बढ़ते हुए पैरों के निशान देखे, कुछ ऐसा जो विक्टर नहीं देख सकता था। डिवीजन 3 के कैप्टन ने समझाया कि शिनरा की डीमन पावर्स सीधे शो की शक्ति के साथ रेजोनेंस बनाने लगी थीं। उसने ओबाई को बताया कि शिनरा की लपटें अन्य सभी लपटों से ऊपर थीं, एक पायरोकिनेटिक की शक्ति का अंतिम प्रदर्शन। उसने बग्स और आ के बीच के संबंध का भी संकेत दिया, ये कहते हुए कि किसी ने भी कीटों के व्यवहार को कभी नहीं समझा था या वे लपटों की ओर क्यों आकर्षित होते थे। उसने अनुमान लगाया कि शायद बग्स बस अपनी उत्पत्ति मार्ग में वापस लौट रहे थे। उसी पल शिनरा आखिरकार शो से फिर से मिला, अपने भाई को घर लाने के लिए तैयार था जैसा वादा किया था। हालांकि शो को कभी अपने परिवार होने की कोई याद नहीं थी। हताश शिनरा उस तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ा। विक्टर बेसब्री से देख रहा था, दो अपोकलिप्टिक फ्लेम धारकों के बीच टकराव का अनुमान लगा रहा था, पर उनकी हरकतें इतनी तेज थीं कि विक्टर कुछ भी नहीं देख पाया। अचानक शिनरा ने विक्टर को बचा लिया, इससे पहले कि शो उस पर वार कर पाता। लड़ाई जारी रही। शिनरा शो के चोगे को उलझाने के लिए इधर उधर उड़ रहा था, उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। शो मुक्त होने में कामयाब रहा और अपनी तलवार घुमाई, शिनरा को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। शो ने अचानक अपनी तलवार को जमीन में गाड़ दिया, समय को पूरी तरह से रोक दिया। हालांकि
शिनरा होश में रहा, वह हिल नहीं पाया, जिससे वह शो के हमले के लिए पूरी तरह से असुरक्षित रह गया। घायल होने के बावजूद शिनरा ने खुद को खड़ा होने के लिए मजबूर किया। इस बीच माकी का समूह ओबी के स्थान के करीब पहुंच रहा था, जिससे डिवीजन 3 के कैप्टन को छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसकी भूमिका बस यह सुनिश्चित करना था कि शिनरा शो का अकेले सामना करे। प्रस्थान करने से पहले उसने खुलासा किया कि लीसा का ब्रेन वॉशिंग अटूट था। इसे एक श्राप जैसा बताया जो मानव आत्मा से बंधा था। शो ने घोषणा की कि शिनरा कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह शिनरा से पूरी तरह से अलग स्थान में मौजूद था। इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं, शिनरा ने आगे हमला किया, पर एक बार फिर समय में फ्रीज हो गया और शो की तलवार के पिछले हिस्से से मारा गया। विक्टर ये लड़ाई देख रहा था और उसे शो की ताकत का राज समझ में आया। उसने शिनरा को पीछे हटने की चेतावनी दी, क्योंकि ये लड़ाई वो जीत ही नहीं सकता था। लेकिन शिनरा अब भी शो की शक्ति का असली रहस्य नहीं समझ पा रहा था। अचानक दोनों की शक्तियां टकराईं और वो एक अलग ही डायमेंशन में खींचे चले गए। कहानी यहाँ एक बड़ा खुलासा करती है। कभी इंसानियत ने पूरी धरती को आग में झोंक दिया था, सब कुछ राख हो गया था। इस तबाही को द ग्रेट कैटेक्लिज्म कहा गया। इस बीच आर्थर से भागा हुआ आदमी एक और व्यक्ति से संपर्क कर रहा था, कोई जो सीधे इवेंजलिस्ट के अंडर था। वो महसूस करती है कि अब बड़ा पल करीब है, क्योंकि 2 लोग अदोला बर्स्ट की ताकत के साथ सामने आ चुके हैं। ऑल्टरनेट डिमेंशन में शो ने शिनरा को बताया कि उनके पास जो ज्वाला है उसे प्रीमोडियल फ्लेम कहते हैं, और ये काली आग सीधे नर्क से आई है। वो रहस्यमयी शख्स जिसे शिनरा ने देखा था वही इवेंजलिस्ट है। शो ने फिर उन्हें रियलिटी में लौटाया, यह पुष्टि करते हुए कि शिनरा कभी भी उसकी शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाएगा। विक्टर ने फिर सच्चाई का खुलासा किया। शो की एबिलिटी इतनी घातक है कि वो हीट एक्सपेंशन को यूनिवर्सल स्केल पर मैनिपुलेट कर सकता है, मतलब लिटरली टाइम रोक सकता है। शिनरा को यह सब बकवास सा लगता है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी स्पीड लिमिट तक पुश की, बट शो की नजर में वो बस एक टेलीपोर्ट करता हुआ इंसान लग रहा था। शो बार बार वार करता रहा और शिनरा लगातार घायल होता रहा। शो ने समझाया कि शिनरा कुछ भी करे, वह हमेशा समय में स्थिर रह सकता है। हालांकि शिनरा ने पीछे हटने से मना कर दिया। केवल शो ने उसके पीछे टेलीपोर्ट किया और उसे फिर से उड़ा दिया। ये महसूस करते हुए कि उसे इसे गंभीरता से लेना होगा, शिनरा ने अपनी एबिलिटीज एडजस्ट की और किसी तरह शो पर एक हिट मारने में कामयाब रहा। यहीं शिनरा को समझ आया, अगर शो को इवेंजलिस्ट ने पावर्स दी हैं, तो उसकी खुद की पावर्स भी किसी तरह ब्लेस्ड हैं। शिनरा ने अपनी पिछली मूव को दोहराने की कोशिश की, पर उसे प्रोसेस की पूरी समझ अभी भी नहीं थी। शो शिनरा को तकनीक समझने नहीं देना चाहता था और लगातार हमला करता रहा। अंततः शिनरा के शरीर में एक विनाशकारी स्लैश मारा। अपनी चोटों के बावजूद शिनरा ने पलटवार किया, पर शो को समझ नहीं आया कि वह उनके कथित रक्त संबंधों के प्रति इतना जुनूनी क्यों था। शिनरा ने समझाया कि भले ही वह शो के लिए एक अजनबी जैसा लगे, शो उसके लिए सब कुछ था। जिस आग ने उन्हें अलग कर दिया था, तब से वह अपने भाई और मां को फिर से देखने की इच्छा रखता था। अब जब मौका आया था, उसने शो को फिर से खोने से मना कर दिया। उसने अपने साथियों के प्रोत्साहन और समर्थन को याद किया। वे सभी मानते थे कि उसे अपने भाई को बचाना होगा और जरूरत पड़ने पर वे मदद करेंगे। इन भावनाओं से शक्ति प्राप्त करते हुए शिनरा एक बार फिर शो की ओर बढ़ा। शो ने हमेशा की तरह समय रोक दिया, पर इस बार शिनरा रहस्यमय तरीके से वास्तविकता से गायब हो गया। शो को कोई अंदाजा नहीं था कि वह कहां चला गया था। क्षमता को ज्यादा देर तक बनाए रखने में असमर्थ शो ने समय के प्रवाह को फिर से शुरू किया। केवल शिनरा अचानक एक खंभे से टकरा गया, अपनी गति को नियंत्रित करने में असमर्थ। भ्रमित शिनरा को कोई अंदाजा नहीं था कि उसने ऐसा कारनामा कैसे किया था। विक्टर ने हालांकि सच्चाई का एहसास किया। शिनरा इतनी तेजी से चला था कि वह एटॉमिक लेवल पर ब्रेक हो गया था। अब समस्या यह थी कि वह टूटने के बाद वापस कैसे आया था। विक्टर को कोई अंदाजा नहीं था कि इवेंजलिस्ट वास्तव में कौन था, या वे ऐसी जबरदस्त क्षमताएं कैसे दे सकते थे। अचानक शिनरा फिर से चला, एक दीवार से टकरा गया, इससे पहले कि शो उसकी हरकत को रजिस्टर भी कर पाता। विक्टर ने महसूस किया कि शिनरा ने स्पीड ऑफ लाइट को पार कर लिया था, पर अगर उसने इस शक्ति का दुरुपयोग जारी रखा तो यह एक ब्लैक होल बना सकता था और पूरे देश को नष्ट कर सकता था। हालांकि शिनरा को चेतावनी देने के बजाय विक्टर ने नोट करना और देखना चुना कि चीजें कैसे सामने आती हैं। शो ने शिनरा के चलने से पहले समय रोकने की कोशिश की, फिर भी शिनरा उस पर एक हिट मारने में कामयाब रहा। शो चकित था। केवल वही फ्रोजन समय में चलने में सक्षम होना चाहिए था, क्योंकि उसे इवेंजलिस्ट ने आशीर्वाद दिया था। शिनरा ने सोचा कि शो के साथ उसकी सिंक्रोनाइजेशन की वजह से उसे भी किसी तरह इवेंजलिस्ट का आशीर्वाद मिल गया था, बिल्कुल शो की तरह। उसी पल इवेंजलिस्ट के अधीन नकाबपोश महिला आई और उनकी पावर्स को देखने के बाद उन्हें पावर की जेनजी के रूप में पहचाना। उनकी पावर्स अब बराबर
होने पर शिनरा और शो एक फास्ट फाइट में लगे हुए थे, लगातार गायब होते और युद्ध के मैदान में फिर से प्रकट होते। शो शिनरा के हट से निराश था। आखिर वह खुद को शिनरा का भाई नहीं मानता था। हालांकि शिनरा चंचल रहा, उनकी लड़ाई को एक खेल की तरह मानता रहा, जिससे शो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। शिनरा की बॉडी सबसे पहले अपनी लिमिट तक पहुंच गई। विक्टर ने तुरंत उसे रोकने की सलाह दी और समझाया कि शिनरा अपनी बॉडी को एटॉमिक लेवल तक तोड़कर स्पीड ऑफ लाइट पर मूव कर रहा था ताकि शो से टक्कर ले सके। लेकिन दिक्कत यह थी कि हर बार ऐसा करने पर उसकी बॉडी और ज्यादा टूटती जा रही थी। अगर लिमिट क्रॉस हो गई और वो बिखरी हुई हालत में ही फंस गया तो वो मर जाएगा, खुद को फिर से जोड़ भी नहीं पाएगा। अगली बार ये पावर यूज करना उसकी आखिरी कोशिश हो सकती थी। लेकिन शिनरा डरा नहीं। उसने साफ कह दिया कि वो शो को छोड़ नहीं सकता, वरना बड़े भाई कहलाने का हक खो देगा। शो के वार रोकते हुए शिनरा बार बार खड़ा होता रहा। उसकी जिद अटूट थी। उसी वक्त शिनरा की यादें शो के चेतना में बहने लगीं, जिससे उसे असहजता महसूस हुई। पर शिनरा ने हार मानने से मना कर दिया जब तक शो सच में उसके पास वापस नहीं लौटता। जैसे ही शिनरा की और यादें शो में ट्रांसफर हुईं, उसने शिनरा के दर्दनाक अतीत की झलकियां देखीं। कैसे उसे अपनी मां और भाई को खोने के बाद स्कूल में बहिष्कृत किया गया था, कैसे दबाव में वो जबरदस्ती हंसने की आदत पाल बैठा और कैसे लोग उसे शैतान कहते थे। फिर भी सच्चाई ये थी कि शिनरा असली शैतान का शिकार कर रहा था, वही जो उनके घर को नष्ट करने वाली आग के लिए जिम्मेदार था। फिर भी शो ने इस विचार को खारिज कर दिया कि वह शिनरा का भाई था। हालांकि यादें जारी रहीं। शो ने खुद को इवेंजलिस्ट और नकाबपोश महिला हमिया द्वारा आग से बचाते हुए देखा। फिर उसकी यादें और भी पीछे चली गईं, आग से पहले के उसके जीवन तक। उसने अपनी मां और भाई को देखा, तीनों खुशी से एक साथ रह रहे थे। उसने शिनरा को हमेशा अपनी मां की जगह उसकी देखभाल करते हुए देखा। एक खास याद उसे याद आई। शो बच्चा था जब एक बार एक अखबार उसके चेहरे पर उड़कर आया और उसे अचानक अंधेरे में डुबो दिया तो वह रोने लगा था। घबराकर वह चिल्लाया था, पर शिनरा कमरे में भागा था और अखबार को हटाकर उसके लिए रोशनी वापस लाया था। उसी पल शो की आंखों में आंसू भर आए और उसने अचानक खुद को शिनरा की बाहों में पाता है। उसने आखिरकार शिनरा को अपने बड़ा भाई के रूप में पहचाना, पर इससे पहले कि वह इसे और आगे समझ पाता, उसकी तलवार सीधे शिनरा के आर पार चली जाती है। शिनरा ने दर्द झेलते हुए भी कहा कि इसमें शो की कोई गलती नहीं है। तभी हामिया दिखाई दी और इवेंजलिस्ट का असली उद्देश्य बताया, शिनरा और शो की तरह प्रीमोडियल फ्लेम के सभी धारकों को इकट्ठा करना। इसीलिए वे और अधिक प्रीमोडियल फ्लेम के धारकों को जगाने के लिए फायरबग्स फैला रहे थे। उनका अंतिम लक्ष्य एक और ग्रेट कैटेक्लिज्म लाना था। शो ने हामिया से पूछा कि इतने सालों पहले उसके साथ वास्तव में क्या हुआ था, पर उसने इसके बजाय उसके सिर पर बिजली का झटका दिया, जिससे वह बेहोश हो गया और एक बेजान कठपुतली की तरह चलने लगा। उसने शिनरा को भी लेने की कोशिश की, पर उसके साथी ठीक समय पर पहुंच गए उसे बचाने के लिए। आर्थर ने शिनरा को लड़ते रहने के लिए प्रोत्साहित किया, यह घोषणा करते हुए कि उसे शिनरा को मारने की परमिशन केवल उसी को थी। हेमिया ने आर्थर पर बिजली से हमला करने की कोशिश की, पर उसकी एबिलिटीज का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसके सहयोगी ने उसे पीछे हटने का आग्रह किया, पर उसने पहले पूरी टीम को खत्म करने पर जोर दिया। तभी माकी के 2 कैनन प्रोजेक्टाइल्स उसकी ओर उड़े, फिर भी वे हवा में रुक गए और उस पर दागी गई गोलियां भी नहीं लगीं। हमिया बढ़ती जा रही थी क्योंकि आर्थर लगातार उसकी पावर्स को फेल कर रहा था, जिससे उसकी बिजली दूसरों के नर्वस सिस्टम से जुड़ने से रोक रही थी। इसका फायदा उठाते हुए टीम ने हमिया का सफलतापूर्वक ध्यान भटकाया और शिनरा को बचाने में कामयाब रही। हालांकि सुरंग के ढहने की कगार पर होने के कारण उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शिनरा शो को वापस पाने में विफल रहने से बहुत निराश था। टीम ने उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने को प्राथमिकता दी, जबकि वे बिना किसी नुकसान के बच निकले। उनके नीचे लगातार झटके आते रहे। उन्होंने शिनरा को जल्दी से डिवीजन 6 के बेस पर ले जाया, जहां वे कैप्टन होंग से मिले, जो एक डॉक्टर थी। उसने ओबी की नेदर में हाल की जांच के बारे में पूछताछ की और उसने समझाया कि उन्होंने व्हाइट क्लैड और इवेंजलिस्ट की योजना का खुलासा किया था, फायरबग्स फैलाकर और अधिक इन्फर्नल बनाना। ये सब अडोला बर्स्ट के धारकों की तलाश में, ताकि दुनिया का विनाश लाया जा सके। ओबे ने फिर होंग से शिनरा को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने की गुहार लगाई। हालांकि उसने चेतावनी दी कि अगर वह बच भी गया तो उसे स्थायी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। फिर भी वह फायर फोर्स के लिए अडोला बर्स्ट को संरक्षित करने और ओबी के साथी को बचाने के लिए दृढ़ थी। ऑपरेटिंग रूम में जब उन्होंने शिनरा के शरीर से तलवार निकाली तो होंग ने अपनी एबिलिटीज का उपयोग करके एक सांप बनाया और उसे उसके शरीर के अंदर गाइड किया। यह सांप उसकी हीलिंग को तेज करेगा। लेकिन आखिरकार जिंदा रहने का फैसला सिर्फ शिनरा की अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर था। इस बीच आर्थर ने दूसरों के बारे में पूछा और तमाकी ने समझाया कि उनके लेफ्टिनेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रहा था। विक्टर कुछ जांच करने गया था और वल्कन लीसा के साथ रह रहा था।
आर्थर को अजीब लगा कि डिवीजन 6 एक अस्पताल के रूप में काम करता था, बट माकी ने स्पष्ट किया कि जैसे डिवीजन 1 फायर फोर्स और चर्च दोनों से जुड़ी थी, डिवीजन 6 ही एकमात्र इकाई थी जिसमें इलाज की क्षमताएं थीं। इस प्रकार एक मेडिकल फैसिलिटी के रूप में सेवा करती थी। होंग ने शिनरा को सफलतापूर्वक स्टेबल कर दिया, लेकिन उसे पूरी तरह से ठीक होने और होश में आने में कई दिन लगेंगे। जब वो आखिरकार हॉस्पिटल के बेड पर जागा, तो सबसे बड़ा धक्का उसे यह था कि शो फिर से इवेंजलिस्ट के पास लौट चुका था। उसी पल पूर्व डिवीजन 1 कैप्टन बर्न्स आया और शिनरा को उसके घर में 12 साल पहले लगी आग के बारे में कुछ बताना चाहता है। खाना खाने के बाद शिनरा ने बर्न्स को सुना, जिसने खुलासा किया कि 12 साल पहले लगी आग से उसे बचाने वाला वही था। फिर उसने आधिकारिक रिपोर्ट को बदलने के लिए माफी मांगी, जिससे शिनरा को एक विलन के रूप में ब्रांड किया गया था। शिनरा ने हालांकि उस पर दबाव डाला कि क्या उसे पता था कि शो अभी भी जिंदा था और उसे इवेंजलिस्ट ने ले लिया था। बर्न्स ने स्वीकार किया कि वह जानता था, जिससे शिनरा गुस्सा हो गया। पर बर्न्स ने सवाल किया कि शिनरा, जिसने अभी तक अपनी शक्ति पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया था, शो को कैसे बचाने का इरादा रखता था। शिनरा ने दृढ़ संकल्प के साथ घोषणा की कि अगली बार जब वह शो का सामना करेगा तो वह उसे बचाने के लिए पर्याप्त मजबूत होगा। बर्न्स ने फिर उसे लड़ाई में उसे हराकर अपनी ताकत साबित करने के लिए चैलेंज किया। जो फाइट हम आगे देखेंगे। फिलहाल कुछ समय बाद वल्कन शिनरा को लेने आया। उसने शिनरा से माकी और आयरिस के सामने इतना निराश न दिखने का आग्रह किया, क्योंकि वे उसके लिए बहुत चिंतित थीं। वल्कन ने उसे यह भी याद दिलाया कि वह अकेला नहीं था। अपने बेस पर लौटने पर शिनरा आयरिस से फिर से मिला, जिसके बाद माकी आई, जिसने उसे व्यक्तिगत रूप से वापस न बुला पाने का पछतावा किया। ऑफिस में प्रवेश करते हुए उसने टमाकी, आर्थर और विक्टर को बधाई दी। हिनावा उसे देखकर राहत महसूस कर रहा था और तुरंत उसे अपने पिछले मिशन से संबंधित रिपोर्टों का एक ढेर पूरा करने के लिए सौंपा। ओबाई को रिपोर्ट करने के बाद शिनरा ने आधिकारिक तौर पर टीम में अपनी वापसी की घोषणा की और अपनी बर्न्स के साथ लड़ाई में शिनरा ने उस पर बार बार हमला किया था, पर बर्न्स ने हर हमले को आसानी से रोक दिया। और फिर शिनरा के डिटर्मिनेशन को देखकर बर्न्स ने अपनी असली ताकत खोल दी। वो खुद एक जिंदा हीट एनर्जी के मास में बदल गया। उसकी आग इतनी भयानक थी कि शिनरा को लगातार पीछे धकेल रही थी। निराश शिनरा चीखा, आखिर तुम मुझे आधी सच्चाई क्यों बता रहे हो? बाकी सुनने से पहले मुझे अपनी काबिलियत क्यों साबित करनी होगी? शिनरा ने इज्जत रखते हुए बर्न्स का सीधा अपमान तो नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों से साफ दिख रहा था कि वो अंदर से कितना चिढ़ चुका है। पर वह जल्द ही शांत हो गया और ताकत दिखाने का पक्का इरादा करता है। वो फ्लेम्स को पैरों के नीचे कंप्रेस करके आगे लपकता है। फिर से कोशिश करते हुए वह आखिरकार बर्न्स की आग की दीवार को भेद गया और एक हिट मारा। बर्न्स हैरान रह जाता है। वो कमजोर सी लॉ, जिसे उसने सालों पहले बचाया था, अब एक जबरदस्त शक्ति बन चुकी थी। जब शिनरा बर्न्स के हाथ को घायल करने में कामयाब रहा, तो कैप्टन ने आखिरकार उसकी ताकत को स्वीकार किया और सब कुछ बताने के लिए सहमत हो गया। उसने खुलासा किया कि 12 साल पहले इवेंजलिस्ट ने पहले ही अपने ऑपरेशंस शुरू कर दिए थे। इवेंजलिस्ट ने शिनरा के घर में आग लगने की घटना को पहले ही देख लिया था। उस समय शो ने अपनी अडोला बर्स्ट को जगाया, जिससे घर में आग लग गई। इस घटना ने शिनरा की अपनी एबिलिटीज को भी ट्रिगर किया। वह डीमन जिसे उसने आग में देखा था, वास्तव में उसकी मां थी। शो की लपटों ने उसे इन्फर्नल में बदल दिया था और इसके पीछे इवेंजलिस्ट का हाथ था। शिनरा का दिल टूट गया। इतने सालों तक वो जिस डीमन को ढूंढ रहा था, असल में वो उसकी वही मां थी जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था। जब उसने बर्न्स से पूछा कि उसके साथ क्या हुआ था, तो बर्न्स ने बताया कि आग लगने के 15 मिनट बाद वो पहुंचा, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा और शिनरा को अंदर पाया। शिनरा ने लपटों और डीमन के बारे में बात की थी, जिससे बर्न्स तुरंत सतर्क हो गया। जैसे ही वे आगे बढ़ा, हामिया और एक और व्यक्ति ने अपनी एबिलिटीज का उपयोग करके शिनरा की मां का नकली शव बनाया था। उसे शो को सौंपने के लिए हेर फेर किया था। फिर वह शो को ले जाती हुई घर से निकल गई, अज्ञात में गायब हो गई। बर्न्स ने यह भी देखा कि शिनरा ने अपनी एबिलिटीज को जगा लिया था। उसे उनका उपयोग करने से रोकने के लिए उसने झूठ बोला। शिनरा को बताया कि उसकी मां और भाई दोनों आग में मर गए थे। उसे डर था कि अगर शिनरा अपनी शक्तियों को निखारता है तो इवेंजलिस्ट उसे भी निशाना बनाएगा। इसीलिए बर्न्स ने शिनरा को अपनी एबिलिटीज को विकसित करने का कोई कारण कभी नहीं दिया था, भले ही शिनरा ने अपनी लपटों का उपयोग करके यहां तक पहुंच गया था। बर्न्स केवल इतना ही बता सकता था, यह जोड़ते हुए कि उसने अडोला बर्स्ट में सीधे देखने के बाद अपनी दाहिनी आंख खो दी थी। इस खुलासे ने शिनरा को सब कुछ समझ आया। उसकी सींग और एक आंख वाली डीमन और कोई नहीं, उसकी मां ही थी। पर बर्न्स के पास उसकी मां के ठिकाने की कोई और जानकारी नहीं थी। बाद में शिनरा की मुलाकात डिवीजन 6 की लेफ्टिनेंट से हुई और उसने उसकी डिवीजन 4 के कैप्टन से समानता पर गौर किया। उसने पुष्टि की कि डिवीजन 4 का कैप्टन उसका दादा था। शिनरा ने ओबाई को इसकी सूचना दी, जिसने अनुमान लगाया कि शिनरा की एबिलिटीज और डिवीजन 4 के कैप्टन के बीच कोई संबंध हो सकता है।
क्योंकि ओबाई जल्द ही फायर फोर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा करने वाला था, उसने आगे जांच करने की योजना बनाई। शिनरा ने दृढ़ संकल्प के साथ कसम खाई कि वह एक इन्फर्नल को वापस इंसान में बदलने का तरीका खोजेगा, क्योंकि यही एकमात्र तरीका था जिससे वह अपनी मां को बचा सकता था। उस रात डिवीजन 8 ने शिनरा का अस्पताल से वापस आने का स्वागत करने के लिए एक पार्टी रखी। करीम और हिबाना भी इस पार्टी में शामिल हुए। तमाकी ने करीम से पूछा कि क्या उसकी प्रोबेशन अवधि खत्म हो गई थी। शिनमोन और उसका लेफ्टिनेंट भी पार्टी में शामिल हुए। इससे पहले कि ओबाई पार्टी शुरू होने की घोषणा कर पाता, अफरा तफरी मच गई। इसी के साथ फायर फोर्स सीजन 1 का अंत हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली धमाका सीजन 2 में होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी दबा दो ताकि शिनरा की अगली जंग मिस ना हो। रिकैप्ट एंड सी यू सून।